गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। इस दुआ उम्मीद के साथ कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे। आज हम जरा बात करते हैं पेशेंस की। कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी में पेशेंस की, कि हम प्रैक्टिस करें पेशेंस को और फिर इम्प्लीमेंट करें। बहुत सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, जैसे आप कभी बाजार में हो, देर हो रही हो आपको कहीं पहुंचने की, ट्रैफिक में आप फंस चुके हैं। समहाउ किसी भी सिचुएशन में अपने आप को पेशेंट रखना ये कितना ज़रूरी होता है। बहुत से लोग होते हैं बड़े इम्पेशेंट होते हैं। अक्सर हमें बात करते हैं कि अच्छा नहीं यार वो उसकी एज ऐसी है, अब नहीं ब्लड प्रेशर का मसला है, नहीं ये इशू है। हम मार्जिन देने की कोशिश तो कर रहे होते हैं, दैट्स फाइन, बट आई थिंक उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस पर काम करें। फिक्स दिस। सिर्फ ये कह देना मेरा ये मसला है कि मैं इम्पेशेंट हूँ, या मेरा ये मसला है कि मैं रिएक्ट कर जाता हूँ, या मेरा ये मसला है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ये कहना ठीक है आपने कह दिया, बट इस पर हम काम क्यों नहीं कर रहे। काम करना बहुत जरूरी है अपने ऊपर, ताकि हम अपने इस ट्रेट को बेहतर कर सकें। आप ट्रैफिक की हम देख लें, गाड़ी चलाते हुए आप देख लें कि कितने इम्पेशेंट होते हैं हम। पहुंचना पता नहीं कहाँ होता है, समझ ही नहीं आती। आपके पास से ऐसे गाड़ी कट मारते हुए निकलेगी कि आप सोचेंगे कि पता नहीं कौन सी इमरजेंसी है। कुछ भी नहीं होगा, आपको अगले सिग्नल पे दोबारा वही खड़े हुए मिलेंगे। और सिग्नल के पे भी आप देखिए तो बस बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कब सिग्नल। ये जो हमारा सब्र है ना, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपकी शख्सियत में ठहराव बहुत ज़रूरी होना चाहिए। और इसके लिए आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हम अपने शो में भी अक्सर बात करते हैं कि योगा बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें जो आपको सुकून दे, आपके दिमाग को सुकून दे। ये आपने जो बात की शुएब के, इस पे काम करना जरूरी है। हमने इतने लोगों को देखा है जी, मेरे से तो सब्र नहीं होता, मैं बड़ा बेसब्र हूँ या मैं बड़ी बेसब्री हूँ। अक्सर हम ये बात तो आप बीमार ना इलाज कराएं। आपको इलाज की जरूरत है, आप थेरेपी की तरफ जाएं। जरूरी है कि आप थेरेपी करें, बिकॉज ये आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है। और ऐसे ही लोग देखे हमने कि जिनको एंजाइटी भी होती है, ऐसे ही लोग हमने देखे हैं जिनको एग्रेशन का इशू भी होता है, ब्लड प्रेशर, वो ब्लड प्रेशर, वो इतने एग्रेसिव होते हैं, उनको सुकून ही कभी नहीं मिल रहा होता। और हार्ट बीट जिनकी देखा वो तेज होना शुरू हो जाती है। और अपने रिश्तों के साथ भी उनकी एक अच्छा रिलेशन जो है अपने लोगों के साथ, आपके आसपास के लोग मुतासिर हो रहे होते हैं, आपके रिलेशंस मुतासिर हो रहे होते हैं, पता ही नहीं होता, पता ही नहीं, आपको बर्दाश्त कर रहे होते हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ मुतासिर हो रही होती है। तो टू हैव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप अंडरस्टैंड करें कि इशू क्या है, उस इशू को आप फिर एड्रेस करें। एड्रेस करने के लिए इफ यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प, तो इट्स कंप्लीटली फाइन एंड ओके दैट यू गो फॉर अ प्रोफेशनल हेल्प। पेशेंस तो हमने बात की है, सो किया कुछ और मौजूद पे भी हम करेंगे बात। कुछ मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएंगे जैसे हम रोजाना करवाते हैं, और आज भी मेहमान बहुत खास हैं, कुछ और शहरों से आपके लिए, बल्कि आपके पसंदीदा हमने ऐसे मेहमान बुलाए कि जिनको सुनकर आपको भी लगेगा बहुत अच्छा। तो रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हमें ज्वाइन कर चुके हैं ऐसे ज़बरदस्त स्टूडेंट, जो कि स्टूडेंट तो हैं ही हैं, लेकिन साथ साथ वो एक एक्टर भी हैं। MBBS के स्टूडेंट हैं 4th ईयर में, और साथ ही वो एज एन एक्टर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। बहुत से इवेंट्स में वो जाके पार्टिसिपेट कर चुके हैं, बल्कि एक इवेंट का मैं ज़रूर यहाँ पे नाम लूँगा जो कि लाहौर में हुआ था, और वहाँ पर उन्हें बेस्ट एक्टर, नेशनल बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। तो कई अवार्ड्स आई एम श्योर उन्होंने लिए होंगे। अब ये मेडिसिन की स्टडीज बड़ी टफ होती हैं, उसमें साथ एज एन आर्टिस्ट अपना काम करना, ये मेडिकल स्टूडेंट्स हैं शुएब, वो तो यही कह रहे होते हैं हमें तो सर खुजाने का भी टाइम नहीं मिल रहा होता। और ऐसे में थिएटर को कंटिन्यू करना, एक्टिंग को कंटिन्यू करना, अपने शौक को साथ लेकर चलना, ये ज़ाहिर है बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन अब इसमें एक सवाल बड़ा बुनियादी भी बनता है कि डॉक्टर बनेंगे। I was about to ask you कि एक्चुअली बनना क्या चाहते हो भाई? तो महद नूर हमारे से मौजूद है, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम महद, कैसे हैं आप? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जबरदस्त। क्या बनना चाहते हैं महद? इसका जवाब अभी तक मैं क्लियर कट नहीं देता। मैं हमेशा एक कंट्रोवर्शियल आंसर देता हूँ, और वो है कि गॉड्स प्लान जो होगा वही। और मैं भी अब
डॉक्टर एक्टर कि आपका प्रोफेशन डॉक्टर है, लेकिन आपका पैशन भी साथ साथ चल रहा है, तो डिपेंड करता है कि फ्यूचर आपको किस तरफ ले जाए। विच इज फाइन आई गेस। अब तो ये बड़ा नॉर्मलाइज भी हो गया ना कि आपकी डिग्री किसी चीज में होती है, आप कुछ और कर रहे होते हैं और नाम किसी और चीज में बन जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि डिग्री कोई आसान भी नहीं है ना। आसान डिग्री हो तो फिर भी इंसान कोई दूसरा ऑप्शन, मतलब डॉक्टर बनने के लिए ही जाहिर है आप मेडिकल। हाँ, ऐसा होता है, आप पढ़ाई करते हैं, आप सोचते हैं कि मैंने आगे डॉक्टर बनना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन मुझे लगता है एक टाइम के बाद ना आपका अगर वो सिर्फ प्रोफेशन है ना और उसमें आपका पैशन नहीं है तो वो भी बोरिंग हो जाता है। सही बात। अगर आपका साथ साथ ऐसे डिफरेंट चीजें चल रही होती हैं लाइफ में, तो आप ना लाइफ को थोड़ा एंजॉय करना भी सीख लेते हो साथ साथ। बहुत अच्छी रहती हाँ, है। एग्जैक्टली। ये भी तो जरूरी मेंटल चीज़ हेल्थ है के ना। लिए इस तरह की चीजें हैं, और खास तौर पे जिस तरह हम तो थिएट्रिकल प्लेस करते हैं और काफी सारे में तो हमारा टॉपिक भी मेंटल हेल्थ ही होता है, तो ये हमारे लिए काफी जो है ना वैल्यूएबल तो होता है। श्रेप थिएटर एक्टर तो कहा जाता है कि बस सिनेरियो देना होता है और अच्छा, इतनी जल्दी सिनेरियो दे दें? नहीं, मैं चाहती हूँ ना, मैं चाह रही हूँ कि हम जरा ये टैलेंट दिखाएं लोगों को। ऐसे क्या क्या कैरेक्टर बनते हैं आप, अगर थोड़ा सा बताएं पहले। वैसे जो जिसके लिए मैं पहचाना चाहता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में और थिएटर सर्किट में, वो नेगेटिव रोल्स के लिए होता है। और मैं विलन के रोल हो गए, नेगेटिव हो गए, और मोस्टली जो डार्क कैरेक्टर्स होते हैं ना, ऐसे अदर वर्ल्ड से, और डीमंस और उस तरह के कैरेक्टर, तो वो मेरे लिए काफी सो अगर हम सिनेरियो ये है कि रियल सिनेरियो ये है ना कि यही सेट है, यही शो है, शोएब और सबीन होस्ट है, और हमारे पास एक नेगेटिव कैरेक्टर आ गया है जो कि हमें से हम सब संभाला नहीं जा रहा। और आते साथ ही उसने कुछ ट्रेंड्रम्स भी दिखा दिए और हमें कुछ सुना भी दिए बातें, ज्यादा हौलात रखना है लेकिन। तो उस कैरेक्टर में आ जाए जरा। और अब आप होस्ट बन गए और मैं और सबीन गेस्ट हो गए आपके। आपने कुछ कहा? मैंने सुना नहीं। नहीं, हमने तो काफी कुछ कहा था। आप मुझसे बात कर रहे थे? सॉरी, मैं जरा बिजी था, आपको पता है। कहाँ पे? बस अपने ख्यालों में, आपको पता है। ख्याल अपने ही थे? हाँ, हो सकता है, आपके तो होने से रहे। नखरा किस बात का है? अपने आप का। क्या समझते हो अपने आप को? ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया तो जरूर आप भी कुछ समझते ही होंगे मुझे। हमारी भी कुछ मजबूरी थी। बस इससे ज्यादा अगर मैं टेंट्रम्स थ्रो करूंगा ना तो लोग कहेंगे ये बहुत नेगेटिव जा रहे हैं। मैं नेगेटिव रोल प्ले करूँ ना, देखिए अब नेगेटिव रोल प्ले करना पड़ता है ना साथ साथ मैनेज करने के लिए। आई डिड माय वन मोर सिनेरियो। ओके, व्हाट शुड दैट बी? यू रियली गुड एट इट। फनी करते हैं कुछ? नहीं, फनी फनी इज नॉट माय स्पेशलिटी। फनी नहीं करते। मुझे वैसे डार्क कैरेक्टर्स तो और ये रोल्स जो अच्छे डीमन लगते हैं। कह रहे हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपके सामने एक और भूत है जो आपको दिखाई दे रहा, हमें दिखाई नहीं दे रहा, बट ही इज योर कंपेटिटर, सो कैन यू मेक समथिंग आउट ऑफ कन्वर्सेशन विद द डेमन। हां, कन्वर्सेशन विद आई मीन देयर इज समवन और हम नहीं और करते हैं, ठहरो, ये डेमन है, इससे बात करनी है, नहीं, जो शुभ सुनाना है ऐसे- इसको सुनाना है। ऐसे वायरल नहीं जाएगा ना, ऐसे नहीं जाएगा, रैंडम अच्छा? ऐसे बात करें। अच्छा, random, वापस कर हाँ, दें। random। वैलिडिटी का एलिमेंट चाहिए हमें। हाँ, यहाँ पे रैंडम। मुझे- यहाँ पे एक भूत है जो हमें नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है, और आप भी एक डीमन है, एंड ही और इज मे योर बी कंपेटिटर। कैमरा? हाँ, कैमरा वुड बी। नहीं, मे बी कैमरे को देख के कि नहीं? क्या मतलब? कैमरे को देख के अगर करें तो? कैमरे को देख के कर लें? या नहीं? नहीं, साइड पे देख के करें ना। देयर इज समवन जो ये हमें साथ बैठा हुआ है, साथ बैठा हुआ है आपके। हाँ, साथ बैठा हुआ है। मैंने कहा था ना, ये गुड एट इट। थैंक यू। तुम फिर से यहाँ पे आ गए। तुम्हें कहा था ना कि हर जगह मेरे साथ मत जाया करो। ये मेरा शो है, मुझे बुलाया है इन्होंने। आखिर कब तक मैं तुम्हें अपने साथ साथ लेकर फिरता रहूंगा? नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं इसको, तंग आ चुका हूं। क्या आप लोग देख सकते हैं इसे? नहीं, हमें नजर नहीं हमें आ तो रहा। नहीं दिख रहा है। देख सकते हैं इसे? हम मेरी जान का अजाब बनकर रह गया है। ये कौन है? इस सवाल का जवाब तो आज तक मैं खुद भी नहीं बता पाया। शायद ये मैं ही हूं। लेकिन मुझे अपनी इस हकीकत से, अपने इस रूप से खौफ आता है, डर लगता है मुझे। क्या 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 आपने सोचा है कि आप खुद कभी अपनी जान ले लेंगे? सोचा है कभी आपने?
नहीं 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 बस भाई नहीं। ओह माय गॉड, इंटेंस, टू गुड। डर लग गया था। आई मीन यार आपकी एक्सप्रेशन, वो कांपना, वो आवाज में कपकपाहट Very ले आना, nice. कहाँ पे फर्म करनी है, कहाँ से सीखा है ये? और ये आपने भी मुझसे इम्प्रोव कराया मुझे तो इसी टाइम ही मैंने हाँ, सोचा there है is no क्या script, करना है, yes. क्या स्क्रिप्ट है। नहीं, and that was really Amazing. good. हाँ, उफ, घर में भी एक्टिंग करते हैं? नहीं सिर्फ थिएटर प्लेज में, स्टेज पे। जिंदगी में कहीं और एक्टिंग करने की जरूरत तो नहीं पड़ी ना? लेकिन वो बताऊंगा थोड़ी। ओह ये की है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्रोफेशन भी तो ऐसा है ना, करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। like। इसका मतलब की है, देयर यू गो। हाँ मतलब डेली लाइफ में सब एक्टिंग कर रहे हैं मुझे लगता है। हम यहाँ पे बैठे हैं। आई एग्री समहाउ, किसी न किसी लम्हे में और किसी न किसी हर किसी का एक रोल है हिस्से ना, में एक एक रोल। बल्कि character कल है हर मैं जगह पे। ऐसी रात को, आधी रात को मुझे एक थॉट आ रहा था। आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू। मैं सोच रहा था कि हम ये जो यहाँ पर रह रहे हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम सारे एक कैरेक्टर ही प्ले कर रहे हैं। और इट्स लाइक एक प्ले है, एक स्टेज है और उस पे हम अपना कैरेक्टर प्ले That's कर very रहे true हैं actually. और लोग आ रहे हैं, वो अपना अपना रोल परफॉर्म और कर जा रहे रहे हैं और स्टेज से उतरते जा रहे हैं। और कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं ना। हाँ वो तो हमेशा साथ रहेंगे। ओए ना डराओ उनसे मुझे, बचना अल्लाह, मुश्किल कोई है। भी नहीं इधर था कोई उधर। है तो नहीं बैठा हुआ? ना, अरे ना, ओए ना, ना, है भी तो जाओ। मगरों ले तो यहाँ से जाओ। होता सभी का है कुछ ना कुछ, लेकिन बस वो पहचानने में कभी किसी को टाइम लग जाता है, किसी को नजर आता है। जो पहचान लेता है वो डरता है, नहीं मुझे लगता है एक बार आप पहचान जाओ तो डर चला जाता चला जाता है। किसी और मौजूद पे नहीं चलेंगे हम लोग। है। हाँ मुझे लग रहा है। ऐसी बात है। मुझे डर Back लगता है to फिर। topic? हाँ आपको डर लगता है। ओके ओके, अच्छा जी। सो अभी जाहिर है आगे चल के पता चलेगा कि एक्टर बनना है या डॉक्टर बनना है या सब। अच्छा, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज हमने जो इस तरह की मुश्किल डिग्रीज होती हैं, जिस तरह से हमने एमबीबीएस की बात, मेडिकल डिग्री की बात करें या फॉर श्योर इंजीनियरिंग है, सीए करने वाले इतने बच्चे हमें, इतने लड़के Yes. यंगस्टर्स इस वक्त देख रहे हैं, सो उनकी भी अगर बात करें तो मतलब जब आप एक मुश्किल डिग्री में चले जाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी, पूरे साल आप उसको डेडिकेट कर देते हैं, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? मेडिकल की स्टडीज़ के साथ वाकई मुश्किल होता है और मुझे भी इसमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये होता है कि हमारा जो प्रॉफ एग्ज़ाम होता है वो साल के एंड पे होता है। बिल्कुल ऐसे और उसके लिए जब वो वाला टाइम आता है 2 फिर और महीने, तो कुछ नहीं फिर होता। और कुछ नहीं होता। Alright. बाकी साल के स्टार्ट में हम करते हैं, साल के मिड में करते हैं, लेकिन जैसे ही वो नवंबर दिसंबर के मंथ्स आते हैं ना, तो फिर सब कुछ छोड़ना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा आपको इतना टाइम मिल जाता है अगर आप उसको वाइजली मैनेज करो, कि आप अपनी सुबह पढ़ाई करो, और जिस तरह अभी मैं अपने प्लेस एक्टिंग भी करता हूँ और डायरेक्ट भी करता हूँ, तो शाम को लाइक यूनिवर्सिटी में ही और या कहीं ओपन स्पेस में हम इस तरह कर प्रैक्टिस लेते वगैरह हैं। करते हैं। और बाकी स्टूडेंट्स का भी इसी तरह रुझान है एक्टिंग की तरफ? हाँ मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट्स का है, बस ये थोड़ा शाय होते हैं स्टूडेंट्स Okay. इस तरफ आने से और इतनी ऑडियंस के सामने, क्योंकि आपको पता है कि लाइव ऑडियंस होती है। Yes. 500 to 600 लोग आपके सामने बैठे हैं और आपने उनके सामने एक्ट करना है। ना वहाँ पे कोई कट है, ना एडिट है, माइक्स भी नहीं होते ना। माइक्स भी नहीं होते। आपकी आवाज़ की रेंज इतनी होनी चाहिए। ये ज्यादा मुझे टफ लगता है। जब भी मैं थिएटर देखने जाता हूँ मैं सोचता हूँ कि क्योंकि माइक्स भी नहीं है, वो पूरे हॉल में उनकी आवाज का इक्वली पहुंचना, इट इज अगेन अ चैलेंज कि समटाइम्स आपको लगता है कि आप आवाज पे शायद ज्यादा काम करेंगे तो कहीं मीनिंग उसका कहीं समहाउ मिस ना हो जाए, बट आप लोग करते हैं, बदल जाते हैं। बल्कि मुझे यूनिवर्सिटी में भी आता है कि मेरी आवाज़ ज़रा कभी कभी थोड़ी ज़्यादा ऊंची गोवाली हो हो जाती जाती है। ज़्यादा ऊंची नहीं, लेकिन अभी आपने मुझे एक्ट करते हुए देखा होगा तो मेरी आवाज़ में बहुत वेरिएशन बहुत लो जा रही थी या बहुत हाई जा रही थी। थिएटर में ना आपका ऑडिटोरियम का एक सेटअप ऐसे होता है कि आपको एक तो ये करना भी पड़ता है, क्योंकि आपके एक्सप्रेशंस या बिल्कुल छोटी छोटी वॉइसेस ना उस तरह नहीं, कैमरा तो कैप्चर कर लेता है, लेकिन थिएटर में आपने ऑडियंस को जो है नोट कराना होता है। तो वो उसके लिए आपकी आवाज़ की वेरिएशंस, आपके एक्सप्रेशंस की, तो ये बड़ी ज़रूरी है। बट आप बहुत अच्छे से उसको कर भी रहे हैं। हमने तो एक अभी डेमो देखा और हमने तो एकदम सिनेरियो दे दिया जिसकी आपको प्रिपरेशन भी नहीं थी। तो आई एम श्योर थिएटर में तो आपकी रिहर्सल्स होती हैं, हाँ थिएटर में तो आप इससे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते होंगे। विश यू गुड लक। बहुत अच्छा लगा ड्रामा भी आपसे करना चाहते हैं मुलाकात इसके बाद? करके। देखेंगे। ओके, लेट्स सी क्या करते हैं। अगेन जी थैंक यू वेरी मच जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हम बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और माहत को भी शुक्रिया अदा किया, उनके साथ जो थे ना उनको भी शुक्रिया अदा कर दिया, हमने वो भी साथ जाएंगे। पता नहीं कोई था या नहीं था। ब्रेक लेते हैं जी, स्टे विद अस। हम चले तो हमारे
संग संग नजारे चले। ये तो बिल्कुल पानी जैसा है। नहीं, ये पानी ही है बेटा। बीच में ट्रैफिक आ गई, नहीं तो तेरा हाल में बहुत बुरा। शकीला जी क्या कर रही हैं? सब देख। रिसेप्शन पे बहुत ही खूबसूरत लड़की चाहिए। हाय चौधरी साहब, मुझसे हसीन खूबसूरत कोई है? डूबा उभरा उभरा डूबा उलझा सुलझा डूबा आइए आइए आ जाओ। बेटा का छोटा है, धड़कती हाथ से जड़ा। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद और बात करते हैं खेलों की। जब खेलों की बात करें तो फुटबॉल का क्रेज हमें नजर आता है अब तो बहुत ज्यादा, विच इज वेरी गुड कि क्रिकेट से जरा सा निकले हैं। निकले से मुराद मेरी ये नहीं क्रिकेट छोड़ दिया, बट और गेम्स पे भी उतना फोकस हम कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और फुटबॉल में स्पेशली हम देखते हैं कि बच्चों का बहुत ज्यादा रुझान है और वो फुटबॉल अब स्कूल्स में भी डिफरेंट क्लब्स में भी खेल भी रहे हैं और बड़ा अच्छा काम चल रहा है जी फुटबॉल में। ऐसे में पाकिस्तान की जो स्ट्रीट फुटबॉल टीम है हम उसकी बात कर लेते हैं। हम वक्तन फवक्तन उनसे बात करते भी रहते हैं, उनके जो इवेंट्स होते हैं उस पर बात भी कर रहे होते हैं। अभी 26 जुलाई को हमारी ये टीम जा रही है जनाब नॉर्वे में। अंडर 17 ये टूर्नामेंट है जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद जाना है यूके। सो टाइम टू टाइम इनके जो इवेंट्स हैं जिसमें ये जाते हैं और अपना लोहा मनवाते हैं। अच्छा, जबरदस्त बात यह है कि स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं, लोगों को हम अगर बैकग्राउंड भी देते चलें। सो प्रोजेक्ट है जी मैदान, और इसके थ्रू ऐसे होता है कि जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है उनकी एक टीम बनती है और वो टीम इंटरनेशनल लेवल पे जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है और डिफरेंट टूर्नामेंट्स जो है वो खेल रही होती है। और नॉर्वे में नॉर्वे कप के लिए जा रही है, वहां पर भी अंडर 17 डिफरेंट टीम्स वहां पर मौजूद होंगी, प्रोफेशनल्स होंगे ऑब्वियसली। लेकिन हमारे स्ट्रीट चिल्ड्रन, हमारी जो टीम है माशाल्लाह वो भी बड़ी प्रोफेशनल है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग भी बहुत जबरदस्त की गई है। यूके में प्रीमियर लीग है, उसने इन्वाइट किया है इस पूरी टीम को, तो नॉर्वे से होते हुए यूके जाएंगे। इस बार जो है शोएब एक नई टीम है, नए बच्चे होंगे, नई टीम है, बिल्कुल एक नई टीम है, नए बच्चे हैं, उनको ट्रेन किया गया है और वो फर्स्ट टाइम ये टीम जारी होगी। That's amazing कि शायद पाकिस्तान के भी कुछ शहरों के अलावा वो कहीं गए नहीं होंगे, लेकिन अब वो सीधा नॉर्वे एंड देन यूके। तो आज इस प्रोजेक्ट से मुतालिक भी बात करेंगे जो आपने कहा कि नई टीम है, किस तरह से सिलेक्शन होती है। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं रेहान ताहिर, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, सो गुड टू हैव यू। साथ मौजूद प्लेयर हैं साकिब रजा, उनको भी करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम साकिब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। कहाँ से ताल्लुक है आपका? फैसलाबाद से। सिलेक्शन कैसे हुई आपकी? सिलेक्शन हमारे इलाके में फैसलाबाद में आए थे ट्रायल लेने, उधर मैदान वाले। हम उधर ट्रायल देने आए, उधर 300-400 बच्चे थे ट्रायल देने वाले। अच्छा। उधर से सिलेक्ट हुआ, फिर हम वजीराबाद गए, उधर ट्रायल हुए, उधर 160 लड़के थे। ओके। उधर से सिलेक्ट हुआ, फिर 60 लड़के आए इस्लामाबाद में, उधर सिलेक्ट हुआ, उधर 60 लड़कों में आया। फिर इन लोगों ने छुट्टी पे भेज दिया घर। फिर उन लोगों ने बुलाया, 15 लड़कों को बुलाया, उनमें हमारा नाम आया जो नॉर्वे टीम जा रही है नॉर्वे कप के लिए, उसमें सिलेक्ट हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और किस पे खेलते हैं आप? मिडफील्ड खेलते हैं? हम गोलकीपर खेलते हैं। ओके, गोलकीपर है आप? यस सर। आप टीम में गोलकीपर हमारे साथ मौजूद है, जबरदस्त। तो रेहान से पूछते हैं कि गोलकीपर जो हीरा ढूंढा है फैसलाबाद से, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एक्चुअली। तो रेहान थोड़ा सा बताएं कि नई टीम, ये तो बाकी और चैलेंजिंग काम हो गया ना। होता है कि चलो यार बंदा कहते हैं 2-4 ऐड करते हैं इस बार, नए आहिस्ता आहिस्ता नए प्लेयर्स, आपने पूरी टीम ही नई सिलेक्ट कर ली है। जी बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब का, ख़ास तौर पर हमारी आवाज़ उन दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने के लिए जो प्रोजेक्ट मैदान को जानते भी हैं, सराहते भी हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी शुक्रिया कि जो इस प्रोजेक्ट को पहले दिन से एक्नॉलेज भी करती है और हमारी सर्विसेज को ख़ास तौर पर जो ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव में उनको वो मानती भी है। पाकिस्तान का हम क्लेम करते हैं सबसे बड़ा ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम है मैदान। ओके। 2200 बच्चे इस साल हमारे इस ट्रायल का हिस्सा बने। ओके। दिसंबर 2024 में इसका आगाज़ हुआ। 3 माह जिसमें लंडी कोतल से लेकर कराची तक हमने ट्रायल्स किए। हम किसी को बच्चे को किसी मेन सिटी में नहीं बुलाते, हम कोशिश करते हैं उसके गांव तक पहुंचे ताकि उसके पास जो किराए का भी मत बेकर वो चैलेंज है तो वो चैलेंज भी ना हो। ये बच्चा
जो इस वक्त मौजूद है, ये चक नंबर 346 गाफ बेग फैसलाबाद का गाँव है। तो हमने तांदरिया वाला में जो करीब तरीन उसका इलाका था, हमने वहाँ ट्रायल रखे। इसी तरह हड़प्पा में, साहिवाल में, रहीम खान में, कोयटा में, कराची में, हर जगह पर हमने कोशिश की। 30 से ज़ायद मुकामात पे एक ट्रायल्स हुए। तो 2200 बच्चों का जो क्रेज था, आप देखिए कि उसमें से स्क्रीन आउट करना, जैसा कि इन्होंने खुद बताया अभी साकिब ने, और 2200 से 167 बच्चों को फिर हमने फुली फ्लैज उनकी लॉजिंग एंड मैसिंग को सपोर्ट करते हुए वजीराबाद बुलाया, जहाँ पर मुस्लिम बैंड का सबसे बड़ा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है। तो ये उन बच्चों के साथ घुल मिल जाएं जो तालीम से आरास्ता हैं, जो तालीम हासिल कर रहे हैं, ताकि इनको भी एक जज्बा भी मिले, सीखने की लर्निंग भी मिले, और वो एक कैडेट कॉलेज का जो पूरा एक माहौल है, ये उस माहौल में देखें कि पाकिस्तान में अगर हम तालीम को भी हासिल करेंगे तो हम किस तरह अपनी तरक्की को और अपनी रोशन मुस्तकबिल की जानिब आगे बढ़ सकते हैं। ये तो वैसे बहुत सारे बच्चों के फिर गिले रह जाते होंगे उनको जो नहीं हो पाते। एग्जैक्टली, मैं यही कह रही हूँ कि मैनेज कैसे करते होंगे, क्योंकि वाकई फुटबॉल का क्रेज बहुत ज्यादा है। उसके बाद फिर हमने 167 बच्चों को 2 माह की ट्रेनिंग दी, और बहुत ज़बरदस्त कोचेज हमारे साथ इस पूरे सफ़र में शामिल रहे। कोच रशीद का नाम ना लूँ तो ज़्यादती होगी, तो पाकिस्तान के नेशनल टीम के कोच भी रहे गए, मायनाज खिलाड़ी भी रहे, और 10 सालों से इस प्रोजेक्ट मैदान के साथ है। तो उन्होंने फिर 167 से 60 बच्चों को हमने फेज़ 2 में इस्लामाबाद में कॉल किया, जिसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में इस वक्त इन बच्चों को रखा गया इनकी ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पर पूरे फील्ड हमने अरेंज किए, और उसके बाद अब थर्ड फेज़ जो फाइनल फेज़ है, उस पर ये 15 बच्चों का स्क्वाड जो है हमने सेलेक्ट किया फॉर द नॉर्वे कप। मकसद हमारा 4 बुनियादी असूलों के ऊपर काम करना है कि गली कूचों का वो टैलेंट जो बुनियादी तौर पर जिसको हम कहते हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन, वो बच्चे जो 10 से 12 घंटे अपने वालिदैन की निगहदाश्त के बगैर गली कूचों पर वक्त ज़ाया कर देते हैं या वक्त गुजार देते हैं, या बगैर दुनिया के इस पुरतशद्दुद माशरे की नज़र हो जाते हैं, जहाँ पर उनको मुख्तलिफ चैलेंज का सामना करना पड़ता है। हमने उन बच्चों को इंगेज किया, और वो बच्चे क्रेज़ रखते थे फुटबॉल। तो स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम है बुनियादी तौर पर कि किसी खेल में अगर वो बहुत ज़्यादा मुमताज़ है, तो क्यों ना उनको इलाकाई सतह पर, मुकामी सतह पर, फिर कौमी सतह पर और आलमी सतह पर लेके जाएं। 4 अहदाफ हमारे हैं बुनियादी तौर पर: राइट टू प्ले, खेल का हक; राइट टू एजुकेट, तालीम का हक; राइट टू आइडेंटिटी, शनाख्त का हक। इन बच्चों के पासपोर्ट भी फर्स्ट टाइम बने हैं, किसी बच्चे का बेफॉर्म नहीं बन रहा था, तो उस आइडेंटिटी क्राइसिस को भी एज अ चैलेंज हमने जो है ना वो लिया। और फोर्थ इज राइट टू ड्रीम, कि उनका ख्वाब है कि वो भी रोनाल्डो की तरह, वो भी मेसी की तरह दुनिया के उन बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके खेलें, उन मैदानों का हिस्सा बने जो एक ख्वाब होता है, और फिर वो बच्चे अपने आप को मनवाएं। तो ये 11वीं काविश है मुस्लिम हैंड के प्रोजेक्ट मैदान की, जो इस साल नॉर्वे कप की सूरत में होगी। बट ये पूरी नई टीम, ये हर दफा ऐसे ही होता है? इसमें 2 या 3 वो होते हैं जो पिछले साल हमारे साथ गए थे, जो अंडर 16 थे उस वक्त, अब वो 17 है। हम कोशिश करते हैं कि बच्चों के ऊपर काम किया जाए जो मुस्तकबिल बने। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो फुटबॉल का रिवाइवल है, मैं ये क्लेम करता हूँ इस मोहब्बत और अकीदत के पैगाम के साथ कि प्रोजेक्ट मैदान का उसमें सबसे बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल हमारे 5 खिलाड़ी इस वक्त नेशनल टीम का हिस्सा है। हमारे 5 खिलाड़ी जो इसमें जुनेद शाह, बड़ा मशहूर नाम, वो बलूचिस्तान से थे, वो हिस्सा है। लियारी के बच्चे जो 14 में ब्राजील गए, वो हिस्सा है। जो 18 में रशिया जिनको हम लेकर गए, वो हिस्सा है। तो अभी हमारे 2 खिलाड़ी इस वक्त जो टीम 2024 में जो गई थी, आपके साथ पहले मुलाकात भी हुई, वो नेशनल टीम का हिस्सा है। अंडर 17 की पूरी फुटबॉल टीम पिछले साल जो गई है किसी साउथ एशियन कंट्री में, आई फॉरगॉट द नेम, वो पूरी टीम में 9 लाख खिलाड़ी प्रोजेक्ट मैदान के थे। तो ये बहुत बड़ा खासा है। हमने पनीरी दी है इस कौम को, और हम कोशिश क्या करते हैं कि लोगों को इस साकिब रज़ा को देख के बाकी बच्चे जो आज देख रहे हैं, उनको ये लगे कि पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे इदारे मौजूद हैं, हुकूमत मौजूद है जो सरपरस्ती करती है। और आपको मजे की बात बताऊं, एवरी ईयर हमारी जो स्टैंडिंग ऑफ सेरेमनी है, या तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खुद करते हैं या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करते हैं। ममनून हुसैन साहब से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हर गवर्नमेंट ने इन बच्चों को सर पे शफकत का हाथ रखने का मकसद सिर्फ ये होता है कि बाकी बच्चों को एक पैगाम चला जाए, यार ये बच्चे भी कुछ करते तो हम भी कुछ करते। तो ये कॉज है ना, आप देखें हर कोई इस कॉज के साथ जुड़ना चाह रहा होता है, और अभी भी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, उसकी तरफ से भी आपको अच्छी सपोर्ट भी हासिल है। और वो हमारे साथ उनका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी तय हुआ। राना मशहूद साहब ने हमारे साथ लास्ट ईयर भी, उससे पहले भी। हम सिर्फ प्रोजेक्ट मैदान सिर्फ फुटबॉल के अलावा और भी खेल को प्रमोट करने के लिए काम कर रहा होता है, और कोशिश फिर वही है कि उन बच्चों को
जो बच्चे चाहते हैं, नेग्लेक्टेड हैं, जिनको सपोर्ट नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, जो करना तो चाहते हैं लेकिन उनको शायद ये लगता होगा हम कभी कर नहीं पाएंगे, तो आप उनको वाकई वो बता देंगे नहीं आप ख्वाब देखें, वो ख्वाब हकीकत बनेगा। थोड़ा मुझे बताएं साकिब आप भी कि अब जब नॉर्वे जाना है, कितनी एक्साइटमेंट है, कितनी खुशी है, क्या सोच रहे हो? बहुत ज़्यादा खुशी है हमें, बहुत ज़्यादा खुशी है। हम नॉर्वे जा रहे हैं। सोचा था कभी जाओगे? नहीं, ये तो नहीं सोचा था पर इंशाल्लाह अब आ गए हैं, इंशाल्लाह हम जीत कर आएंगे नॉर्वे का। इंशाल्लाह। और फिर नॉर्वे के बाद इंग्लैंड इंशाल्लाह उधर से भी जीत कर आएंगे। तो ये तो दो मुल्क और क्या बात है, ये तो बड़ी अचीवमेंट। अच्छा, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील हो रही है? बिकॉज देखो घूमने फिरने का तो अपना एक होता है, मजा भी है, क्रेज भी है, सब कुछ है, बट एक जिम्मेदारी भी तो, जिस तरह 2200 बच्चे रेहान साहब ने बताया, उसमें से इतने बच्चे सेलेक्ट होना, एक छोटी सी टीम और उसके बाद पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है हमें, बहुत ज़्यादा। उसके लिए मेहनत भी कर रहे हो? हम मेहनत कर रहे हैं। हम फर्स्ट टाइम भी ट्रेनिंग करते हैं, सेकंड टाइम भी ट्रेनिंग करते हैं, 3-3 घंटे करते हैं। रूटीन क्या होती है पूरे दिन की? रूटीन सुबह उठते हैं 4 बजे, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ कर सामान उठाते हैं, उठा कर ट्रेनिंग से आते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, रेस्ट कर फिर शाम 5 बजे जाते हैं, 7:30-8 बजे घर आते हैं, फिर शाम को रेस्ट करते हैं। और घर से दूर है थोड़ा सा? तकरीबन नज़दीक ही, ज़्यादा दूर नहीं है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हम रहते हैं, इस्लामाबाद। नहीं, लेकिन फैसलाबाद तो दूर है ना? वो इस्लामाबाद इस्लामाबाद नहीं, मेरा मतलब है कि अब घर वालों से दूर, मैं ये पूछना चाह रहा था। हाँ, घर वालों से दूर है। तो मिस कर रहे हैं उन्हें? हाँ, मिस कर रहा हूँ। किसे मिस कर रहे हैं? वालदा को। वालदा को मिस कर रहे हैं। वालिद अच्छा, तो फौत हो गए हैं। वालिद फौत हो गए हैं। क्राइटेरिया भी यही है स्ट्रीट फुटबॉल में? नो, इसमें कोई बच्चा भी आ सकता है। कोई बच्चा भी आ सकता है जो स्ट्रीट जिसको आप कैटेगरी में करते हैं, जो मुख्तलिफ क्लब्स, जो हमारे 33 से ज़ायद अकेडमीज हैं, उनका हिस्सा होता है। हम उन अकेडमीज को ही बेसिकली अपने साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं और पूरा साल उनको एनरिच कर रहे होते हैं, इक्विप कर रहे होते हैं, उन कोचेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जो इलाकाई सतह पर फुटबॉल के फरोगी, इसमें कुछ बच्चे वो भी हैं कि जुम्मे के जुम्मे जिनको मौका मिलता है खेलने का, जो दिहाड़ीदार मजदूर भी हैं, जो किसी फैक्ट्री के छोटे हैं लेकिन घर के बड़े हैं, जो किसी दुकान पे, किसी होटल पे काम करते हैं। हमारा एक पुराना प्लेयर था, मुझे याद है कि वो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो जर्मनी के लड़कों से भी खूबसूरत था, बेहतर था और तवाना था, बड़ा ज़बरदस्त था। और वो जो है वो अपने गांव देहात में दातरियाँ चलाता था। आप देखें कि अल्लाह ताला ने उसको उससे एक महारत दी, और फुटबॉल में जब वो आया तो आप देखिए अर्शद नदीम की स्टोरी क्या है कि ईंटें फेंकने वाला नेज़ा फेंकने लग गया और दुनिया में उसने। तो यही वो स्टोरीज हैं कि जिनमें हर बच्चे की कहानी है, और ये बच्चे मैं समझता हूँ कि यही राइजिंग पाकिस्तान, और यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है जी। ये बड़े आप हीरे तलाश कर रहे हैं, सीधी जी शुएब ने तलाश भी कर रहे हैं और फिर तराश भी रहे हैं। कॉलेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि आपको किसी में पोटेंशियल नजर तो आ रहा होता है, लेकिन फिर आपने उसको तराशना भी होता है, कि उसकी एनर्जी को चैनलाइज भी करना होता है कि अच्छा वो दुरुस्त समत में जा रहा हो। अच्छा, इसके साथ जो आपने कहा ना 4 प्रिंसिपल्स की आपने बात भी की, तो ठीक है वो खेल वाला फोकस समझेगा, तो एजुकेशन के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को, अव्वल तो इसमें मेजॉरिटी बच्चे वो होते हैं कि जो तालीम से दूर होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को वो मौके दिए जाएं, वो स्टाइपेंड दिए जाएं। इंडिया की आबादी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा है हर जगह पर, तो पाकिस्तानी वहाँ बहुत ज़्यादा है, वो सपोर्ट भी करते हैं, उस कम्युनिटी का भी शुक्र अदा करता हूँ। तो वहाँ से जब वापस आए तो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई और उन्होंने इस बात को 2024 में बताया कि पाकिस्तान इस वक्त नॉर्वे में, पाकिस्तान जो है नॉर्वे में हाई रिस्क कंट्री नहीं, पाकिस्तान निकल गया, क्योंकि और तो हमने कुछ काम नहीं किया, हमने कोई ट्रेड नहीं किया। तो ये एक ऐसा इवेंट था जिस इवेंट ने वहाँ पर सफारती स्तर पर ये अचीवमेंट्स है ना, देखिए जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, और बड़ा जरूरी है कि अपने अपने लेवल पे, अपनी अपनी कैपेसिटी में हर कोई हमारे इस तरह के हीरो को तलाशे और उसके बाद तराशे। ये बड़ी जरूरी चीज है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा मुख्तसर था, बातें तो और भी, साकिब से भी और भी, लेकिन जीत के आओ जरा दोबारा फिर पूरी टीम के साथ मुलाकात करते हैं। ऑल द बेस्ट जी आप दोनों को, बल्कि पूरी टीम को फॉर श्योर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो रिवायतों की लज़्ज़त। चाशनी बनाई थी, गुड़ थी, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। वाओ, जबरदस्त। आज आपके किचन में जो बन रहा है वो सब देसी होगा, गार्लिक राइस ओके और कस्टर्ड दाल।
कबाब डाल दिए, ठीक है। उसको थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसी मसाले को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। पालक पनीर डिफरेंट मेथड है इसका बनाने का। हम बॉईल करते हैं, बॉईल नहीं होगी, स्टीम होगी, इसके अंदर जो इसके जो आयरन है वो भी इसके अंदर बरकरार रहेगा। ज़्यादातर खाना मैं बच्चों के हिसाब से बनाती हूँ कि बच्चे जो खाएंगे वो बड़े भी खा लेते हैं। जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं मजे मजे के खाने। खाना पका रहे हो, दरवाजे से पता चल जाती है कि जरूर कुछ अच्छा पक रहा है आज। हाँ, सिर्फ खाने नहीं बल्कि रिवायती खाने। लोबिया जो है वो बच्चों को कैसे खिलाई जाए। इसके कबाब बना लिए। कबाब जो है वो ऐसी डिश है जो बच्चे हर फॉर्म में खा लेते हैं। लजीज खाना जो होता है उसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि कितना मजे का खाना वो होगा। आज हम बना रहे हैं फ्राइड मोमोज। स्टीम ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। खाना अच्छा नहीं पकाना आता तो आपका सारा काम बेकार हो जाता है। तो देखना मत भूलिएगा रिवायतों की लज्जत सिर्फ और सिर्फ PTV होम पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, मैं नहीं लगवा के आ जाऊंगा। मैंने ये किया मैंने तो लाइटर नोट पे कहा था कि अगर कोई आपसे कह रहा है मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा तो आपने कहा मैं नए लगवा के आ जाऊंगा। क्योंकि अब वैसे भी हम देखते हैं ना कि अब इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, इतने अच्छे प्रोसीजर्स आ गए हैं कि अब हमारी स्माइल अच्छी होती जा रही है। दांत अगर आपके अच्छे रंग के नहीं थे तो दांत वाइट होते चले जा रहे हैं, अलाइन होते चले जा रहे हैं। बहुत से नई चीजें टर्म्स हमारे सामने आती हैं। हॉलीवुड स्माइल है, विनेयर्स हैं, क्राउनिंग एंड एवरीथिंग। तो आज हम इस मौजूद पे बात भी करेंगे कब आपको दांत निकलवा लेना चाहिए और कब नया दांत लगवा लेना चाहिए, कौन सा दांत आप बचा सकते हैं और कैसे दांतों का ख्याल आप रख सकते हैं। इस मौजूद पे बात करेंगे डेंटल सर्जन डॉक्टर अफजाल अंजुम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा ख्याल है स्टार्ट यहीं से करते हैं जो इम्प्लांट दांतों का होता है, स्क्रू वाले तस्वीरें हम अक्सर देख रहे होते हैं, ये पूरे पूरे पेच लगा देते हैं आप? एग्जैक्टली अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि बहुत सारे पेशेंट सोच रहे होते हैं कि आइदर दे आर सेफ और नॉट। बेसिकली देखें, इट्स अ रिप्लेसमेंट फॉर योर नेचुरल टीथ। ठीक है। अगर आपका एक दांत मिसिंग है, यू हैव 3 ऑप्शंस। नंबर 1 इज द रिमूवेबल डेंचर, कि आप एक दांत बनवा लें, उतारें, लगाएं, एंड दैट इज समथिंग लाइक कि हर कोई चाहेगा कि मैं आई शुड नॉट गो फॉर दैट। ठीक। सेकेंडली इज अ ब्रिज ऑप्शन इन विच यू हैव टू ग्राइंड द 2 teeth which are side the main tooth। ठीक है। लाइक अगर आपने इस दांत को ग्राइंड किया, इस दांत को ग्राइंड किया, तो फिर आप उन दोनों की सपोर्ट से एक 3 यूनिट का ब्रिज लगा सकते हैं फिक्स दांत की रेस्टोरेशन के लिए। ठीक है। ये वाला भी ऑप्शन अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए हम इस दांत की भी ग्राइंडिंग कर रहे हैं, इसकी भी ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वी आर डैमेजिंग द टूथ इंस्टेड वी आर प्लेसिंग द फिक्स। दो दांत हमने खराब कर दिए। सो फाइनली वी हैव एन ऑप्शन इन द मॉडर्न एरा। we have to go for the implant. Implant is basically like as अगर आपने सुना भी होगा, अब implant का एक ट्रेंड भी आ गया, especially foreigners when come in Pakistan they ask about the implants that doctor you are doing implants. सस्ता मिलता है उनको? Exactly. When they come in Pakistan, the rates are mostly, there is a big difference between that. Okay. So they are coming and we are treating them, alhamdulillah. So the basically implant is a procedure in which आप एक बोन है, उसके अंदर आप ड्रिलिंग करते हैं और एक स्क्रू होता है टाइटेनियम का, हम वो प्लेस करते हैं एंड देन वी गिव अ फिक्स्ड टूथ। उसमें ना आपका साइड वाला दांत डैमेज हो रहा है, ना आपका कोई और नुकसान हो रहा है, और आपको एक फिक्स दांत भी मिल रहा है प्रॉपर रेस्टोरेशन के लिए। सो दिस इज द बेस्ट थिंग एवर। और मैं इसमें एक बात देखिए स्क्रू देखिए स्क्रू इज बेसिकली ना, वो स्क्रू इस तरह से है कि वो आपकी बोन के अंदर है। ओके। और वो टोटली सेफ है आपके लिए। ठीक है। और दिन ब दिन जो जिस तरह आपका प्रोग्रेस होती जा रही है, हम भी उस चीज में वर्किंग अपनी करते हैं। और कुछ मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए जानना चाह रही हूँ कि बिकॉज लोगों के भी कंसर्न्स होंगे जो इस वक्त मैं बयान कर रही हूँ। तो कोई इरिटेशन कुछ पता नहीं चलता, वो नॉर्मल जिस तरह ये हमारा दांत है, क्या उसी तरह का ही दांत होगा? यस एग्जैक्टली, आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट। देखें, अगर आपका डेंटिस्ट प्रॉपर मास्टर्ड है इन इम्प्लांट, देन यू विल हैव नो कॉन्सिक्वेंसेस, यू विल फेस नथिंग। लाइक अगर आप जाते हैं एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू, सो हम करवाते हैं ओपीजी एक्सरे, देन वी गो फॉर सीबीसीटी, फिर हम उसको प्रॉपर्ली एग्जामिन करते हैं कि आपकी बोन कितनी है।
अगर आपकी बोन कम होती है फिर हम उसमें बोन ऐड करते हैं, देन वी प्लेस द स्क्रू। इट्स नॉट लाइक दैट एवरी जो भी आपका दांत निकले तो आप उसमें स्क्रू लगा देंगे। देयर इज नथिंग, देयर इज सम काइंड ऑफ कि आपके पास प्रॉपर बोन होनी चाहिए, फिर हम उसका वो मेजरमेंट्स लेते हैं, देन दैट काइंड ऑफ इम्प्लांट वी प्लेस। पूरा प्रोसीजर होता है एग्जैक्टली। और फिर उसको हम लगाते हुए आपके ऊपर यहाँ पे साइनसेस होते हैं, मैक्सिलरी साइनस, उसको हमें बचाना होता है, नीचे से आपकी नर्व्स आ रही होती हैं, हमें उनको सेव करना होता है। तो हमने बोन की मेजरमेंट लेनी होती है और फिर इम्प्लांट भी उसी साइज का हम चूज करके उसके थ्रू प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लानिंग के हम जाते हैं, सो दैट यू डोंट फेस एनी। और ये ज्यादा इस वक्त चल रहा है इम्प्लांट। एग्जैक्टली। किन दांतों का इम्प्लांट होता है, किन का नहीं होता? देखिए इम्प्लांट एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है ना, अगर आप एक जो आज तक बतीसी आपने वर्ड सुना होगा कि वो बात करते हैं और वो, तो बेसिकली हमने उसका ये इम्प्लांट इज बेसिकली द रिप्लेसमेंट ऑफ दैट डेंचर। अब पूरे डेंचर्स नहीं निकालने पड़ते। यस, आपको वो डेंचर लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ बोन है देन आपका डेंटिस्ट होगा। अच्छा, उसमें भी हमारे पास आ जाते हैं। देखिए एक चीज है ना शुएब भाई, आपको यू शुड नो अबाउट इट कि जिस तरह एमबीबीएस पे स्पेशलिटी है, इस तरह बीडीएस के बाद भी स्पेशलिटी वर्क कर रही है। बिल्कुल सही है। सो ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन इन पाकिस्तान इज मोस्टली डूइंग इम्प्लांट्स। तो एज इन अवर सेटअप आल्सो वही कर रहे हैं। सो बेसिकली हर एक डेंटिस्ट की अपना एक स्कोप है जिसमें उसकी स्पेशलिटी है। तो इम्प्लांट की स्पेशलिटी लाइज इन द ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन डिपार्टमेंट। ठीक है। इसी तरह ऑर्थोडोंटिस्ट ब्रेसेस करता है, एंडोडोंटिस्ट रूट कैनाल करता है, प्रोस्टोडोंटिस्ट क्राउन लगाता है। आफ्टर द 4 ईयर एफसीपीएस डेट जो कि आप बीडीएस की बात करते हैं, हमारे यहाँ हर इशू के लिए आप स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट के पास जाएंगे। अभी आप देखिए ना कि हमारे यहाँ एक बन चुका है, मैं आपके चैनल के उससे तवस्सुत से कह लें, ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने माइंड्स को ब्रॉड करें। आप एक डेंटिस्ट को लेके ना बैठ जाएं कि हम गए, हमारी व्हाइटनिंग भी इसने करनी है, हमारे विनियर्स भी इसने लगानी है, ब्रेसेस भी ये लगाएगा, इम्प्लांट। तो वो अगर एक बंदा हर काम कर रहा है तो वो हर काम के अंदर उतना स्पेशलाइज्ड नहीं है। और अगर एक बंदा हर काम कर रहा है तो ठीक नहीं कर रहा, नहीं कर, यू शुड गो फॉर द स्पेशलिटी। अगर एक चीज बनी है, एक लोग वर्क कर रहे हैं, तो यू शुड हैव व्हाई। बिल्कुल ऐसे है ना कि अगर आपको कोई स्टमक का इशू तो आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, यू वोंट गो टू अ रेडियोलॉजिस्ट और समथिंग। अच्छा, इसमें जो ब्रेसेस और अलाइनर्स आते हैं, तो मुझे जरूर बताएं कि फर्क क्या होता है दोनों में, क्या चीज ज्यादा पायदार है, क्या चीज ज्यादा ट्रेंड में है? ठीक है, देखिए शुएब, बात ये है कि हमारे यहाँ ना एक ट्रेडिशनल ब्रेसेस चलती आ रही थी, फिर एक प्रोग्रेस आई दैट इज कॉल्ड अलाइनर्स, जिसमें हम दांतों को स्ट्रेट करते हैं विदाउट ब्रेसेस, बट एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशंस। ठीक है, इट डजंट मीन कि उसने ब्रेसेस को फुली रिप्लेस कर लिया। बहुत सारे डेंटिस्ट हैं, दे आर यूजिंग अलाइनर्स एज अ टोटल, आप कह लें कि ब्रेसेस की जगह पे। इट डजंट वर्क। आप देखिए, आपने एक दांत निकाले हैं तो आप अलाइनर्स के साथ आप अभी उसमें प्रोग्रेस हो रही है, अभी वो एक अंडर द प्रोसेस है, उसने अपने आप को पूरा अचीव नहीं किया। ब्रेसेस इज द प्रॉपर प्रोसेस जिसमें आप, अब आपने देखा होगा कि लोगों के दांत बाहर हैं, तो हम क्या करते हैं, ब्रेसेस लगाते हैं। अपर अगर में 4 एक्सट्रैक्शन करनी पड़ रही है, लेट्स सपोज, तो हम वो एक्सट्रैक्शन करके दांतों को पीछे ले आते हैं। तो जो उसका ओवर जेट होता है, ऊपर और नीचे वाले दांतों के दरमियान फासला, जिसकी वजह से उसके दांत आपको बाहर फील होते हैं, तो वो पीछे आ जाते हैं। तो पेशेंट की जो फेशियल प्रोफाइल होती है वो टोटली चेंज हो जाती है। ओके, ठीक है, तो लोग अपना ये नोज से लेके चिन तक के एरिया को चेंज करवाने के लिए ब्रेसेस लगवाते हैं कि हम अच्छे लगें। बहुत सारे लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो दे गो फॉर द ब्रेसेस। हाँ, अगर आपका ऐसा है कि आप कहते हैं नहीं जी बस ये हल्का सा मेरा दांत इस तरह से है, ये वो, देन यू शुड गो फॉर अलाइनर्स। कि आप कहेंगे जी मैं ये सेफ है, ठीक है, ब्रेसेस के वो चीजें भी फेस नहीं करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए बेसिकली लाइनर है। आई एम नॉट अगेंस्ट द अलाइनर्स, आई टोटली, कोई नई चीज है आप उसको प्रमोट करें, बट उसकी लिमिटेशंस में रह के उसको करें। ये नहीं है कि आप एक ही चीज को उठा के ब्रेसेस का, देयर इज अ 4 ईयर एफसीपीएस दैट इज टोटली रिलेटेड टू द ब्रेसेस। सो वी शुड आल्सो कंसीडर दैट एज कंपेयर्ड कि अगर आपकी एक चीज आ गई है मॉडर्न एरा में विच इज अंडर द प्रोग्रेस, तो वी शुड नॉट कंपेयर टू थिंग्स, बोथ थिंग्स हैव देयर ओन लिमिटेशंस। कि फलाने ने करा दिया तो मैं भी करा लूं बस। और एक ही ट्रेंड आजकल ब्रेसेस का ट्रेंड भी है। इवेंचुअली आई एम फाउंडिंग दैट। अब एक आप देखिए ना, टीनेजर्स में जितने लोग आ रहे हैं, उस मेरी फ्रेंड ने लगाया है, तो ये एक ट्रेंड है, बट डिफरेंट कलर्स के लगा दें और वो लाइक ये चीज होते हैं। यस यस यस, ब्रेसेस के ऊपर जो रबर्स होती है ना, दैट आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो वो पेशेंट की चॉइस होती है, कोई कहता है पिंक लगा दें, कोई ब्लू लगा दें, ठीक है। और वो एक ट्रेंडिंग में चीज आई हुई है, वो दैट इज अच्छी नहीं लगती, पता नहीं कैसे आज की टीनेजर, जेन जी और ये जेन अल्फा की, जेन जी स्पेशली समझ से बाहर है। उन्हें भी हमारी समझ नहीं आ रही, टेंशन ना लो, आगे बढ़ो। हाँ, ये बात वैसे सही, उन्हें हमारी समझ आती है, हमें उनकी समझ आती है। हम कहते थे कि अल्लाह मियां हमें ब्रेसेस ना लगे, बहुत बुरी लग रही होती है। वो कहते जी हमें ब्रेसेस लगा दे जाके। ब्रेसेस का बुरा लगने की वजह से ना, जिन लोग जो इस वजह से ब्रेसेस नहीं करवा पाए, वो फिर अलाइनर्स की तरफ जाते हैं। अल्टीमेटली दे फॉल इनटू दैट कैटेगरी। अगर आप 30s में आ गए, आपके ब्रेसेस लगेंगी, you go for वो फिर हम जैसे लोग हैं। anyhow, but proper treatment planning is required। अगर आपकी ट्रीटमेंट प्लानिंग ठीक नहीं है, देन आपको दोनों में प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, पीले दांत नेचुरली या कुछ दवाइयों से, चीजों से, खाने पीने से हो जाते हैं विद टाइम,
वाइटनिंग की तरफ लोग जा रहे होते हैं, कहते हैं वाइटनिंग इतनी सस्टेन नहीं कर रही होती, कुछ टाइम कराओ फिर दोबारा करवानी पड़ती है। इस हवाले से कितना रुझान है, कितनी सस्टेनेबल है, ऑप्शंस क्या क्या हैं ऑप्शंस क्या क्या? देखिए अब मैं आपको बता दूं, एक होते हैं इंट्रिंसिक स्टेन्स, एक एक्सट्रिंसिक होते हैं। लाइकवाइज हम इसको इस तरह कंपेयर करते हैं कि जिस तरह आपके दांतों के ऊपर फूड पार्टिकल स्टक करते रहते हैं और फिर वो एक लेयर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिस विच इज कॉल्ड कैलकुलस एंड प्लाक। पहले प्लाक बनता है फिर कैलकुलस, और अगर लोग उस स्टेज पे भी डेंटिस्ट के पास नहीं आते तो वो फिर आपका अल्टीमेटली वो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिसके बाद वो बोलते हैं जी हमने स्केलिंग कराई थी तो हमारे दांत डैमेज हो गए। बेसिकली यू आर नॉट कमिंग टू द डेंटिस्ट ऑन द टाइम। जब आप टाइम पे आएंगे तो हम उसको पहले ट्रीट करेंगे। अब आपके दांत उस स्टेज पे हैं कि आपका प्लाक कैलकुलस इतना डिपॉजिट हो गया, दांतों के अंदर चूना इतना बांध चुका है कि वो उसी की बेस पे खड़े हुए हैं। तो व्हेन अ डेंटिस्ट रिमूव इट दे स्टार्ट मोबिलिटी, वो हिलना शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो ये चीज आती है। सो इट्स अ मिथ कि स्केलिंग आपके दांतों को डैमेज करती है, ये भी क्लियर कर दें। अच्छा रहेगी बात कि एक्सट्रिंसिक तो उतर गए, आपने स्केलिंग की, यू हैव टू गो फॉर अ पॉलिश, मस्ट आफ्टर स्केलिंग पॉलिशिंग लाजमी करवाएं ताकि कुछ स्क्रैचेस वगैरह आपके ना रह जाएं। प्रॉफी एक आया हुआ है, अगर आपके स्टेन्स हैं तो आप प्रेशर लिक्विड होता है उससे आप अपने स्टेन्स खत्म करवा सकते हैं। एंड द थर्ड वन विच यू आर आस्किंग अबाउट कि इंट्रिंसिक स्टेन्स दैट आर नॉट डन बाय द स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, यू हैव टू गो फॉर वाइटनिंग। अब वाइटनिंग क्या होता है कि आप पेशेंट को बताते हैं जनाब ये ट्रीटमेंट है, इससे इतना रिजल्ट आएगा, हम इसको लाइक फ्लोरोसिस हम ले लेते हैं तो कितना रिजल्ट हम आ जाएगा, 100% वी कैन नॉट गो विद द वाइटनिंग। समटाइम्स वी हैव टू अलाउ द पेशेंट टू गो फॉर द विनियर्स। तो हम क्या करते हैं कि उसकी एक लेयर लगाते हैं दांतों पे केमिकल्स की, उसका एक होता है, उसके बाद हम उस पर एक लाइट लगा देते हैं। ओके, वो सेशंस होते हैं, तो वो जो पेशेंट के साथ हमारी सिलेक्शन हुई होती है कि हमने यहाँ पे जाके एंड करना है, अल्टीमेटली हम अपना गोल अचीव कर लेते हैं। एंड आपका जो सवाल था कि वो कितना टाइम, दैट इज लॉन्ग लास्टिंग लाइक 8 months to 1 year। ठीक, उसके बाद आपको लेकिन सेशंस होते हैं इसके 8 months तक आपका ये चल जाती है वाइटनिंग एक दफा करवाई हुई। सेशंस आप 2 कर लें हार्डली, और वो भी थोड़े डिस्टेंस के बाद। ये होता तो केमिकल ही है ना? एग्जैक्टली, वो केमिकल टाइप डैमेजिंग है दांतों के लिए। हाँ देखिए, नहीं इतना ज्यादा नहीं करता, क्योंकि अगर एक चीज प्रोडक्ट आई है, हम कितनी चीजों को इस तरह करेंगे, इस तरह तो हर चीज ही फिर निकल आएगी, बट समथिंग हैज बेनिफिट्स आल्सो। तो अगर आपके पास है तो फायदा ज्यादा है उसका, लेकिन अगर केयर करेंगे तो वैसे भी बेहतर रहेगा। सो अब विनियर्स ट्रेंड कितना है इसका? विनियर्स का विनियर्स का ट्रेंड फॉरेनर्स में हमें काफी मिल रहा है। लोग स्पेशली दे आर कमिंग टू पाकिस्तान। अच्छा। एंड मैंने जैसे आपको बताया कि स्पेशलिटी होती है, फिर वो उसके लिए जो होता है हम लोग प्रॉपर्ली पहले प्लान करते हैं। पेशेंट के माइंड में क्या है, देखिए वो क्राइटेरिया आ जाता है, यू हैव टू अचीव दैट। लाइक अगर पेशेंट मुझे कहता है डॉक्टर साहब मेरे जो दांत हैं ये साइज में छोटे हैं, मेरे दांतों में गैप है। अब देखिए इतना गैप है जो हम बगैर उसके कवर कर सकते हैं, विनियर के साथ अगर हम कर सकते हैं, वो बहुत माइनर सा होता है जो हम कवर कर सकते हैं। तो हमें सारी चीजें देखनी होती हैं, फिर डिस्कस करना होता है कि आइदर दिस केस इज फॉर विनियर्स और इज फॉर जर्कोनिया क्राउन्स, और फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर ब्रेसेस कि हम सीधे करें फिर हम विनियर्स लगाएं। तो यू नीड टू ट्रीटमेंट प्लान फर्स्ट। बाकी विनियर्स आर लाइक, आप देख लें कि अगर आपका जिस तरह नाखून है ना इस तरह का बारीक सा होता है, और हम दांत की जो सरफेस उसको स्लाइड सा वहां से रिमूव करते हैं और उसके ऊपर फिर हम विनियर्स लगा देते हैं। तो यू हैव अ न्यू, आप कह लें क्लियर दांत के ऊपर आ जाती है, डेट इज वाइट इन कलर एंड मोस्टली ट्रांसल्यूसेंट। और फिर वो पेशेंट की डिमांड्स के अकॉर्डिंगली हम कंप्यूटर पे प्लान करते हैं सॉफ्टवेयर में, एंड देन वी गो फॉर दैट। आपने ज़िरकोनिया क्राउन का एक टर्म यूज किया अभी, वो क्या है? देखिए ज़िरकोनिया क्राउन, अब आपको पता होगा कि देखिए जैसे जैसे हम लोग एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, एक ट्रेडिशनल क्राउन आया करता था, आज भी लग रहा है, लोग लगवा रहे हैं और अभी भी वो है, ट्रेंडिंग में भी है। दैट इज अ PFM, पोर्सलिन फ्यूज्ड मेटल। उसमें आपका मेटल होता है और उसके ऊपर सारी पोर्सलिन लगी होती है। ठीक है, अब जो ज़िरकोनिया क्राउन है हमने किस तरह बनाते हैं, PFM कैसे बनता है, पहले तो हम ये डिस्कस कर ले। आपने इंप्रेशन लिया पेशेंट का, फिर आपने उसको अपने हाथों से बनाना है, सारा डिजाइनिंग खुद करनी है। अब तो एक मशीन भी आ गई है जो आपको मेटल प्रिंट करके दे देती है और आप उस पर सिर्फ पोर्सलिन लगाते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। वो भी लोग कम यूज कर रहे हैं, बट ड्यू टू द कॉस्ट इफेक्टिव अगर आप ज़िरकोनिया नहीं लगवा सकते तो आपको अल्टीमेटली इसी पे आना पड़ता है। ज़िरकोनिया थोड़े से एक्सपेंसिव इस वजह से भी हैं क्योंकि आपका उसमें ब्लॉक ज़िरकोनिया का यूज हो रहा होता है, वो आपकी सारी 3D डिजाइनिंग होती है। उसके बाद आपके मार्जिन्स, जब आपने देखा होगा क्राउन सीट करता है तो लोग कहते हैं जी मेरा खाना फंस रहा है, वो चीजें नहीं, इश्यूज नहीं आते। वो प्रॉपर अपना सीट करता है, उसकी ऑक्लूजन काफी बेहतर आ जाती है। हमें आई स्पॉट्स कम रिमूव करने पड़ते हैं, जहाँ पे मरीज बंद करते हैं उसे ऊंचा लग रहा होता है उसको आई स्पॉट्स बोलते हैं। तो अल्टीमेटली हमारी काफी एफर्ट भी बचती है, चीज भी लाइक दैट इज समथिंग बेटर देन द ट्रेडिशनल PFM। So we should always prefer zirconia over PFM if we have enough money or something. कितना फर्क होता है वैसे कॉस्ट में? देखिए there is a difference। अब ये वो चीज आ जाती है that डबल होता है, पाकिस्तान में टाइम्स होता है। एग्जैक्टली। अब जिस तरह आपने मुझे बोला ना
इस्लामाबाद में हो सकता है 3 टाइम्स हायर हो। Okay. लेकिन जब से आप मेरी प्रैक्टिस वाकएंड में हमारी जिस तरह मेरा एक सेटअप है और मैंने आपको बताया ओरल मैक्सिलोफेशियल ऑर्थोडोंटिस्ट सारे वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो वी हैव 4 यूनिट्स और हर डेंटिस्ट का अलग अलग यूनिट है जो कि स्पेशलिटी वर्क कर रही है। ठीक है। तो मैंने आगे भी कहा कि ये मिथ यार खत्म करें प्लीज। ये मैं कहूंगा कि आप एक डेंटिस्ट को पकड़ लेते हैं और कहते हैं हमारी अगली नस्ल भी उसी से ही काम कराए और वही सारे ऐसे ही होता है, खानदानी डेंटिस्ट होते हैं। हम कहते हैं वो ऐसा काम करता है दर्द नहीं होती। अल्लाह के बंदे वो देखिए आई वांट टू टेल यू कि आप इसको स्पेशलिटी आई है ना तो वो किसी रीजन से आई है। अगर गोरों ने एक चीज आपको इंट्रोड्यूस कराई बड़े अरसे से कराई है उसको, अब मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता लगे कि यार मेरा ये अगर मसला है तो मैंने इसके पास जाना है, ब्रेसेस लगवाने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाना है, इम्प्लांट आजकल हर कोई कहता है, प्रोस्थोडोंटिस्ट कहता है ये मेरी डोमेन है, सारे कहते हैं, बट ओरल मैक्सिलोफेशियल आई थिंक इज द बेस्ट वन, क्योंकि अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट वो हैंडल कर सकते हैं। तो आई एम सॉरी आई एम टॉकिंग फास्ट क्योंकि टाइम भी तो बाकी ये चीजें आ जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप अगर आप डिजाइन करते हैं। अच्छा, इसमें अब आपने कहा ना आपको डिफाइन करना है आपने किसके पास जाना है, किस स्पेशलिस्ट के पास जाना है। ज्यादा मसले तुम्हारे रूट कैनाल के भी होते हैं, एक्सट्रैक्शंस के भी होते हैं। एक तो क्या ऐसे मामले में किसके पास जाए और क्या ये एक्सट्रैक्शन इज द ओनली ऑप्शन कि बस एक्सट्रैक्शन ही होनी है अब दांत की? नहीं, देखिए जो दांत आपका सेफ हो सकता है फॉर गॉड सेक आप उसकी रूट कैनाल करवाएं। ऐसे नहीं है कि आपको पेन होगी और आपने एक्सट्रैक्शन ही करवानी है। देखिए मैं आपको शोएब भाई 2 बातें बताता हूँ। अगर आपको ये पता लगे कि मेरे दांत में खाना फंस रहा है, गो फॉर द डेंटिस्ट, वो जनरल डेंटिस्ट भी करता है। आप जाएं, वो आपका वहां से रिमूव करेगा, उसकी फिलिंग कर देंगे एंड द प्रॉब्लम विल बी सेटल्ड। ओके। अगर आपको पेन स्टार्ट हो गया है, ठंडा गर्म लगने के बाद अगली स्टेज पेन आती है, देन फिर यहाँ पे हमें डायग्नोज करना पड़ता है एक्सरे के साथ, आइदर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रिवर्सिबल पल्पाइटिस और इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। ओके। तो फिर हम उस पर डिसाइड करते हैं, फिर हमें आरसीटी करनी पड़ती है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट टू सेव द टूथ। बट सेव करना इज अ बेटर ऑप्शन देन आप वही बात आ जाएगी निकाल दें या इम्प्लांट करें या 2 दांतों को लें। तो यू शुड गो फॉर द रूट कैनाल एंड दैट ऑप्शन। ठीक हो गया। बाकी एक्सट्रैक्शन को अवॉइड करें एज मच एज यू कैन पॉसिबल। टाइमली डेंटिस्ट को चेक करवाएं। हाँ, अगर एक चीज रह गई है, वी हैव नो सॉल्यूशन, बिल्कुल बीड़ी आ रही रह गई है और आपके पास निकलवाया और नया लगवा लें, तो वो जाहिर है आपका डॉक्टर आपको बेहतर बता सकता है कि निकलवाने में जबरदस्ती ना करें। कि जो मोहल्ले के क्लिनिक्स होते हैं, मैंने लिटरली ऐसे देखा है कि चले जाते हैं लोग और निकलवा के आ जाते हैं और पता नहीं एनी हाउ वो उनके पास डिग्रीज भी नहीं होती हैं। मैं जिनकी बात कर रही हूँ, डिग्रीज वालों की बात नहीं करी, मैं जिनके पास डिग्री नहीं होती मैं उनकी बात कर रही हूँ कि रैंडम आप देख रहे होते हैं। स्पेशली अब तो आप देख रहे हो साइकिल्स पे दांत के दर्द की दवाई और फलानी दवाई और ये वो हर चीज में हर फील्ड में ऐसा ही है। अगर आप देखें अब तो पाकिस्तान में अल्टीमेटली मैं ये चाहूंगा कि हम एक नेशन एज अ नेशन अपने आप को बिल्ड करें। अगर हम टीवीज पे आके अगर हम वी आर डिस्कसिंग लाइक दीज थिंग्स दैट वी आर सेलिंग द मेडिसिन्स ऑन बाइसाइकल्स, then it would be an image of Pakistan that is not at that level. We should promote the positivity. Like सही चीज दिखाएं, ये बड़ी जरूरी बात है। But we should talk about it. हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते ताकि हल हो ना। ये देखिए हाईलाइट करने का मकसद ये होता है कि आप उसको हल करें। तो it doesn't mean that we will not talk about it. मैं इसके बारे में बात करता हूँ। देखिए अब वो केमिकल्स होते हैं जो वो दे रहे होते हैं, अब वो क्या करते हैं अल्टीमेटली आपके गम्स को डैमेज कर रहे हैं, आपको वो इंतहाई बुरे तरीके से वो डैमेज कर देते हैं। वक्ती इलाज कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। अभी कुछ प्रोडक्ट्स भी होती हैं लाइक उसमें वो केमिकल्स की क्वांटिटी इस तरह से लगते हैं कि दैट कैन डिस्टर्ब योर ओवरऑल गम ग्रोथ। खाली दांत वाइट तो नहीं करने ना, आपने अपने ओरल कैविटी को मेंटेन करना है, आपने बैक्टीरिया से बचना है, आपने उसको क्लीन रखना है, क्योंकि इट इज अ गेटवे फॉर योर स्टमक, फॉर योर एवरीथिंग। सो व्हाट यू आर, आप अक्सर बोलते होंगे कि जो आप खाते हैं वही आपका, तो खाने के साथ अगर आप खाना ही खा रहे हैं तो फिर वो ठीक है, लेकिन अगर आप इतने ज्यादा जर्म्स भी आपके इनटेक हो रहे हैं तो दैट कैन अल्टीमेटली आपकी हेल्थ भी उससे एग्जैक्टली। और अब देखिए ग्राइंडिंग, च्यूइंग, मैस्टिकेशन इज द प्रॉपर, ये आप दांतों से कर रहे हैं। अगर आपके दांत ही नहीं है तो जो बुजुर्ग लोग हैं लाइक दे आर ईटिंग इम्प्लांट्स, वो लगा नहीं सकते, बतीसी से वो खा नहीं सकते, खा नहीं पा रहे लोग, खाने वाले तो फिर अल्टीमेटली प्रैक्टिस उनकी बिल्ड हो जाती है, तो उनका स्टमक वो काम कर रहा है, सो दे विल सफर। सो इट्स अ प्रॉपर, आप इसको एक्नॉलेज करें। और डेंटिस्ट्री इज नॉट लाइक दैट। जो लोग समझते हैं, आप देखें आप हेपेटाइटिस सी क्यों फैला है, इन्हीं लोगों की वजह से फैला है। अगर आप लोग प्रॉपर, फर्स्ट ऑफ ऑल खाली आपने दांत नहीं निकलवाना, आपने इंस्ट्रूमेंट्स देखने हैं, डॉक्टर क्या यूज कर रहे हैं, डॉक्टर ग्लव्स क्या पहने, स्टेरिलाइज मस्ट बी। ये फर्स्ट थिंग होती है आपके डेंटिस्ट की कि आपको वो जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आइदर दे इज टोटली फॉलोइंग दैट WHO स्टैंडर्ड और नॉट। तो आपने उसके मुताबिक अपना डेंटिस्ट चूज करना है, और दिस इज द मेन थिंग दैट आई विल प्रेफर। तो फिर आप अभी गरीब बंदा है, अगर वो फर्ज करें, लेट्स से उससे जाना चाहिए, हमारे पास सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, THQs है, अगर डॉक्टर टाइम नहीं दे पा रहे, दे शुड गो देयर।
अवॉइड दीज थिंग्स के साइकिल्स और ये वाली और देखिए ना, चीजें। थोड़े से पैसे शायद ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन वो जो ज्यादा इसलिए भी नहीं लगेंगे कि खुदा ना खास्ता अगर बीमार हो जाएंगे फिर तो और पैसे लग जाएंगे आपके। वो और लग जाएंगे। सपोज पैसे देखिए हम ये भी देख सकते हैं कि नहीं हर कोई प्राइवेट क्लिनिक्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कर सकता, तो हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है और डिग्री वाले लोग बैठे हुए हैं। पॉइंट डॉक्टर साहब का भी कहने का ये है कि सही जगह पे उनके पास जाएं जो सही है, ये नहीं कि आपने महंगे इलाज ही करवाने जाके आप सरकारी अस्पताल जाएं। एग्जैक्टली, आप जरूरी नहीं आप उनको आप खुद छोड़ेंगे ना एज अ नेशन, तो वो आपको छोड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे। अगर आप उनको प्रमोट करते रहेंगे वो फिर काम खराब है। डॉक्टर साहब ये भी जरूर बताइएगा आखिर में कि कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं एक्सट्रैक्शन करवानी चाहिए या कुछ ट्रीटमेंट्स नहीं, जैसे शुगर के पेशेंट है उनको मना किया जा रहा होता है, या ऑटो इम्यून जिनको होती है उनको मना किया जा रहा होता है, या कौन कौन सी ऐसे हैं लोग जिनको आप रिकमेंड नहीं करते, ट्रिकी हो जाता है जिनको सोचना चाहिए? देखिए मैं इसमें ना आपकी ये कहना चाहूंगा कि आखिर में देखिए जो प्रोसीजर्स है ना वो डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल हेल्थ पे। जिस तरह आपने कहा डायबिटिक है तो आप पहले डायबिटीज कंट्रोल कर लेना। अगर आप पहले निकाल देंगे तो उसका जो जख्म है वुंड है वो हील नहीं होगा प्रॉपर्ली, सो ही विल सफर एट द एंड। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो आप वाली बात है कि वो गए तो जी बस, तो अल्टीमेटली हमें हर चीज को देखना चाहिए। और उसके बाद आपके आ जाते हैं सेकेंडली हार्ट पेशेंट्स। हमें हार्ट पेशेंट्स को समटाइम्स हमें लोप्रीन उनकी बंद भी करनी पड़ती है ताकि उनका जो जख्म ब्लीडिंग है वो ज्यादा ना हो, खून की पतला हो जाती हैं। वो फिर पेशेंट्स हमें बताते हैं कि जी हमारा थायराइड का मसला है, हमारा ये मसला है, हमारा ये है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करते हैं। तो हो सबका जाता है लेकिन आप उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। दूसरी चीज होती है कि समटाइम्स वी हैव टू रेफर द पेशेंट टू द हॉस्पिटल दैट हैज ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज, अगर समथिंग हैपेंस सो दैट ही कैन हैंडल। ग्रेट। और सब बड़ा रोलर कोस्टर राइड हमने की है आज इस डॉक्टर साहब ने इतनी, मैं सोच रही थी कि जब हम डिस्कस कर रहे थे तो एक चीज थी तो यही सोचा था कि शायद इस पे लंबी बात डॉक्टर साहब ने ऐसे लेकिन इतने अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि सारी क्लैरिटी हमारी अपनी भी आगे, आई एम श्योर देखने वालों की। एब्सोल्युटली डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको सितारों की चाल से लेकर हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है। और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार्स से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम हर हफ्ता और इतवार से पीटीवी नेटवर्क पर। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। और अभी शो में आने वाला है बहुत ज्यादा मजा, चूंकि बहुत फन होने वाला है, बहुत गपशप कुछ इस अंदाज से होने वाली है कि जिसमें हंसी को रोकना खासा मुश्किल हो जाएगा। क्या होने वाला है हमारे सेट पे? ब्रेक में अंदाजा नहीं हुआ आपको? मुझे तो काफी अंदाजा हो चुका है, लेकिन ओके, आस्किंग मुझे लगता है लोगों को हम थोड़ा सा फिर वो कर रहे हैं ना कि अच्छा, दिल थाम के बैठ जाएं। हाँ, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे में जो कि सार्कास्टिक कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, फनी कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं। एक ही शख्स एक ही वक्त में एक ही रील में 4-5 कैरेक्टर प्ले करता हमें नजर आ रहा होता है। यस, और समटाइम्स आपको लगता है कि तो मेरे दिल की आवाज भी आई है या मेरे किसी घर वाले के दिल की आवाज आई है। कितने रिलेटेबल होते हैं, मतलब हर घर के अंदर फूलों वाला कंबल मौजूद है और अभी तक है। और आप जितने मर्जी कोई सॉलिड कलर्स और अच्छी कोई एस्थेटिक्स, मतलब आप कुछ भी कर लेना, लेकिन जिस घर के अंदर
अम्मियाँ हैं वो हर घर के अंदर, अल्लाह सबकी माओं को सलामत रखे, बट उनके और फूलों वाले कंबल को उनको भी ये सलामत तो रखे। फूले वाले कंबल, वो अम्मियों की दुआएं होती है मेरा फूलों वाला कंबल जब वो सलामत रहे। एंड नॉट जस्ट फूलों वाला कंबल, क्योंकि अब माइम ना बहुत सारा कंटेंट आए जा रहे हैं कैसे बॉस बन जाना होता है, कैसे बड़ा भाई बन जाना होता है, कैसे खुद ही अम्मी बन जाना होता है, कैसे अपनी बीवी बन जाना होता है, बहुत से कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। तो आज दो ऐसे जबरदस्त कंटेंट क्रिएटर हमारे दरमियान मौजूद हैं। आई वोंट से दैट लुक अलाइक, बट हाँ लोग कहते हैं कि आप खासी रिजेम्बलेंस है। हम भी कहते हैं जो कि वाकई देख के लगा। एक का ताल्लुक फैसलाबाद से, एक का ताल्लुक कराची से, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। इस्लामाबाद साथ आए हुए थे एक इवेंट पे, तो हमने कहा जरा यहाँ पे भी साथ ही आ जाएं तो रंग जरा जम जाएगा। तो मुलाकात कराएंगे आपकी हम फैसलाबाद से हैं जनाब अली अल्ताफ, उनको वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। ग्रेट, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जबरदस्त जो फूलों ने कंबल की बात हुई ना आपने की थी। वकास जीएम भी हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम कराची। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग अस। ये बताइए मुझे कि कराची वर्सेस इस्लामाबाद क्या महसूस किया जितने दिन आप इस्लामाबाद में रहे हैं, खाने को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर, लोगों को लेकर क्या डिफरेंस लगा? अच्छा, खाने को लेकर तो इस्लामाबादी यूजुअली इतना स्पाइसी फूड आई थिंक लाइक नहीं करते। मतलब हम कराची वालों का थोड़ा होता है, हमें हर चीज़ में ना बहुत ज़्यादा मसाले चाहिए होते हैं, चटपटा चटपटा। इस्लामाबाद में इट्स सॉर्ट ऑफ अ सटल टेस्ट हर चीज़ का। आपको फीका लगा होगा? मुझे मेरे टेस्ट बड्स के हिसाब से थोड़ा सा नहीं मैच और उसके अलावा जो है ना कराची का आई थिंक कि कराची थोड़ा सा उतना वेल ऑर्गेनाइज नहीं है जितना इस्लामाबाद है। ऑब्वियसली इट्स कैपिटल, तो इस्लामाबाद बहुत अच्छा लगा। इस्लामाबाद में जब भी आता हूँ इट्स मेरा बहुत माइंड रिफ्रेश हो जाता है। बहुत वेल मैनेज है, लोग बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत हॉस्पिटेबल हैं, बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं, बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। ग्रेट। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जिसके पास आप आए हो सिर्फ वही मेहमान नवाज। आप किसी भी होटल चले जाओ, किसी रेस्टोरेंट चले जाओ, लोग पूछते हैं कि आप कराची से हो, लोग बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, बहुत मोहब्बत मिल रही है। सबसे ज्यादा ओसीडी वकास को ये हो रहा था राइट पे, यार ये झटके क्यों नहीं लगे हमें वो आदत नहीं है ना कि हम बिल्कुल एक रोड पे निकले और सीधा सीधा रोड ठीक क्यों गए, ट्रैफिक नहीं मिल रहा, वो धुआं मुंह पे आगे नहीं लग रहा। और आपको खानों में फर्क फील हुआ जैसे वकास का हुआ है? हाँ, लाहौर फैसलाबाद के खाने बेहतर है इस्लामाबाद। मेरे तो भी कह सकते थे कि मुख्तलिफ है हम। मेरे तो नहीं जो होता है ना टेस्ट, वो मेरे ख्याल से मुझे इजाजत है अपने टेस्ट के बारे में बात करने की कि वो असल में हमें स्पाइसी फूड्स खाने की हो जाती है और दूसरा ज्यादा खाने की आदत भी हो जाती है। ज्यादा खाने की भी नहीं, मुझे देख के लगता है कि आपको देख के नहीं लगता, बट जनरली फैसलाबाद तो नहीं, बट गुजरांवाला या लाहौर ये बेल्ट में जनरली ये ट्रेंड है। फैसलाबाद में भी लोग काफी ज्यादा खाते हैं और मैंने बल्कि रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई थी खाने के ऊपर, दही बड़ों के ऊपर या दही भल्ले, हम दही भल्ले कहते हैं फैसलाबाद में। तो मैंने वो वीडियो बनाई थी कि इस्लामाबाद में ना दही भल्लों में केचप डाल देते हैं कहीं कहीं। हाँ डालते हैं वैसे क्यों? क्या जरूरत है इसकी? अच्छा, मामला सिर्फ दही बड़ों के साथ, दही भल्लों के साथ नहीं है। अगर आप यहाँ पे राइस खाने भी जाएंगे ना, पुलाव खाने भी जाएंगे, तो उसमें भी कुछ लोग आपको केचप डालते हुए नजर आएंगे। पुलाव ये तो मतलब गलत है, बड़े जुल्म है। मैं बड़ी होता है पुलाव और मैंने नहीं देखा बिरयानी के साथ ये इस्लामाबाद के जरा दूसरी तरफ से है ना। मैं 3 साल रहा हूँ इस्लामाबाद में, इससे पहले मैं 3 साल रहा हूँ इस्लामाबाद में। ये पुलाव के साथ मेरे केचप मैं जल्दी छोड़ जाता इस्लामाबाद अगर ऐसा होता। अच्छा, ये मैंने अपनी नजरों के सामने होते मुतादिद बार देखा है, तो इसलिए अच्छा, और मैंने नहीं किया। नहीं, इसका मतलब इन्होंने खुद भी किया। इसका मुतअद्दिद बार इन्होंने अगर देख लिया, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, आपने यहाँ रहते हुए एक्सपीरियंस नहीं किया, इन्होंने किया, तो इसका मतलब ये गलत किया। अच्छा, एक बार किया था। अच्छा, मजे की बात है ये जो मैं इस्लामाबाद में कभी बताता था कि यार आप केचप क्यों डालते, कहते यही तो डलता है। पता है लाहौर फैसलाबाद में ऐसी स्पेशलिटीज है उनकी कि उन्होंने स्पाइसी करने के लिए बेसिक चटनियाँ बनाई होती हैं, सॉसेस बनाई होती हैं, और वो हर जगह का मैं फिर आपको बता रहा हूँ, कभी फैसलाबाद आया दही भले खिलाता हूँ, हर जगह का डिफरेंट होता है। वो हर जगह की टेस्ट डिफरेंट होता है क्योंकि वही उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। अदरवाइज कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे कि हर जगह दही? हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि आप कहीं भी जाएंगे सेम टेस्ट मिलेगा। चाट मसाला डाल रहे हो उसको स्पाइसी करने के लिए। हाँ, हम चाट मसाला नहीं डालते। क्या उसमें क्या ऐड होता है? उसके लिए स्पाइसी चटनी, अपनी स्पाइसी चटनी।
ये तो हमें पता ही नहीं था देखे। हमें तो वो लगता है मैंने तो जाके बताया नहीं किसी को कि वहाँ चाट मसाला डालते हैं। मैंने कहा नहीं ताल्लुकात खराब होंगे शहरों के आपस में। यार हम इतना खुश थे जिंदगी में जिसमें चाट मसाला डाल रहा था सिर्फ आपने में तो जिंदगी आसान भी थी, चटनी नहीं बनानी पड़ी। आप देखिए ना कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि यार वहाँ से अच्छे मिलते हैं, वहाँ से दही टेस्ट सेम, आलू तो सेम ही टेस्ट करते हैं, सेम खा लेते हैं, वो जो पकौड़ियाँ डलती है वो भी सेम ही होती हैं, तो चाट मसाला सेम। देखिए क्या डिफरेंशिएट करने के लिए। उसको पकौड़ियाँ बोलते हैं, अब ये भी फर्क डिफरेंट है। दही पकौड़ियाँ, दही बल्ले, दही बड़े। हाँ हम पकौड़ियाँ। आप क्या बोलते हैं? दही बड़े? हम लोगों के यहाँ ना दही बड़े दही बल्ले दोनों डिफरेंट होते हैं। दही बल्ले हम लोग मीठे वाले को बोलते हैं, और दही बड़े जो है ना उसमें पकौड़े बहुत बड़े बड़े होते हैं। कराची वालों ने ज्यादा वो कॉम्प्लिकेट की हुई अपनी लाइफ। वहाँ पे दिल्ली के भी तो है ना तीन नहीं वहाँ हमारे अलग अलग। एक तो वो दही फुल्की भी होती है, फुल्कियाँ भी होती हैं, यस वो मीठी मीठी सी होती है, कुछ स्वीट नरम नरम सी। और दही बड़े जो है ना वो हमारे घर वाले बहुत ही बड़े बड़े बनाए जाते हैं। अब जरा आगे निकलते हैं दही बड़ों से और फुल्कियों से, ज्यादा भूख लग जाएगी। अच्छा ये दही बड़ों में यहाँ पे दही आगे निकल पा रहा है प्लीज प्लीज। दही बड़ों में ये बड़े ही नहीं डालते, छोटे होते हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ, मैंने कहा यार ये दही, मैंने उसे कहा दही भले, कहता है ये सर दही भले नहीं ये दही बड़े। मैंने कहा मुझे इस पे बड़े भी नजर नहीं आ रहे, गाँव गए हुए आपके बड़े कहाँ है आपके बड़े, कहाँ गए? बहुत ऑफेंड हुए हैं और बहुत गुस्सा आया इस मामले से। मेरा ख्याल है यहाँ की से मैं लेकर जाऊँ इनको कहीं पे जहाँ पे डिफरेंट टेस्ट का कुछ मिले। अच्छा लेकिन इस्लामाबाद से बेहतर मौसम के हिसाब से शायद हो हम बगैर खूबसूरती के हिसाब से भी आप खास तौर पे सनराइज के टाइम निकलो, इससे खूबसूरत शहर मैं कहता हूँ। आप वैसे हैं अर्ली राइजर? नहीं मैं यहाँ जब था नाइट शिफ्ट कर रहा था तो लेट स्लीपर हैं। सुबह ऑफिस से वापस आते हुए मैं देख रहा था वो, क्योंकि रात को भी मुझे याद है कि जब मैं रेस्टोरेंट से डिनर करके जा रहा था और मेरे तरफ से वो बहुत लेट वाला टाइम था, मैं इतनी देर से नहीं निकलता, उस टाइम भाई आप एंटर हो रहे थे दोनों तो आप तो वाकई पूरी रात जागने वाले लोग। मेरी कोशिश होती है वैसे कि मैं जल्दी सो जाऊं, लेकिन ऑब्वियसली जब बाहर निकले हुए हो तो फिर हो जाता है। अच्छा आपने कहा नाइट जॉब इस्लामाबाद, आई हैव हर्ड अबाउट यू कि आप न्यूज़ एंकरिंग तो आपने की होगी, लेकिन उसके बाद प्राइवेट जॉब आप कर रहे थे, वो जॉब बिल्कुल छोड़ के बोले कहते हैं ना कश्तियाँ जला के आपने कहा कि अब मैं कंटेंट क्रिएशन की तरफ आऊँगा। व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस? उसकी स्टोरी ये थी कि जब मैं कर ही रहा था ना जॉब, तो फीलिंग अंदर से मुझे आ रही थी कि यार ये मैं लाइफ टाइम नहीं कर सकता। मुझे ऑब्वियसली कुछ ऐसा करियर चूज़ करना पड़ेगा जिससे मुझे करने से मज़ा आता होगा। तो मैंने एक दो दफ़ा वहाँ पे रिज़ाइन किया, लेकिन मैं मिडिल क्लास, उन्होंने थोड़ा सा इंक्रीमेंट लगाया, मैंने कहा छोड़ो ख्वाब छोड़ो बगैर भाड़ में मैं करता हूँ काम आपके लिए। तो थोड़ी देर बाद 2 महीने बाद दोबारा वो आपके सेट हो जाती है, यार पैसे तो आ रहे हैं लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। फिर और मेरा ये है कि मैं लोगों की तरह मल्टीटास्कर नहीं हूँ, इतने मैं नहीं कर पाता। मुझे एक फोकस चाहिए होता है, एक काम से ज़्यादा मुझसे नहीं होता। तो फिर एक टाइम आया कि थोड़ी सी ऑफिस में भी ऐसी सिचुएशन बन गई जिससे मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे प्रमोशन कुछ जल्दी होती नज़र नहीं आ रही। तो मैं समझा कि आपने कोई लड़ाई होगी, लड़ाई हो गई, लेकिन वो स्टोरी बहुत लंबी है, सारा शो चला नहीं जाते उसमें। तो फिर उसके बाद उन्होंने जब ये हुआ फिर मैंने कश्तियाँ जलाई और मैं चला गया फैसलाबाद। थोड़ा सा मैं पैनिक कर रहा था ऑब्वियसली, सारे अभी ऑब्वियसली चीज़ें स्मूथ हो गई हैं तो अब फील नहीं होता, लेकिन उस टाइम पे मैं पैनिक कर रहा था और एक दो जगह से मुझे ऑफर आई तो मैं सीरियसली कंसिडर भी कर रहा था उसको, लेकिन अल्लाह का शुक्र नहीं किया। चलिए लेकिन छोड़े घर गए तो व्हाट वाज द रिस्पांस? अम्मी ने मेरे घर वाले बहुत चिल। अब मैं वो अपने पैसे तो लेके गया था कि जो मैंने सेविंग्स की हुई थी। मुझे सिर्फ जब मैं छोड़ा तो ये था कि मेरे पास 1-2 साल हो, अगर मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, घर वाले अब्बू का अपना सिस्टम है, भाई का अपना सिस्टम है, तो वो वैसे भी बड़े सपोर्टिव हैं उनको। ये फिर आपके पास मार्जिन अच्छा होता है ना कि आपको सपोर्ट नहीं करना, आपके ऊपर वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है जो कि मुझे होती हैं अमूमन। मुझे लोग पूछते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि भाई मेरी लाइफ अल्लाह का शुक्र आसान, और मेरे एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स को क्रेडिट देना चाहूँगा, दे आर वेरी पेशेंट। मैं 28 साल की उम्र में अगर मैं जॉब छोड़ के बिल्कुल स्क्रैच पे जाके बिल्कुल ऐसी चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जो 200 फॉलोअर्स थे मेरे जब मैंने छोड़ा, और वो भी बीच में 150 मेरे जानने वाले थे जिनको खीर भेज के मैंने फॉलो करवाया था रिश्तेदार। एंड दैट वाज बैक इन 10 महीने पहले, अगस्त 10 महीने हुए इस बार। हाँ 10 पिछले साल अगस्त में। जस्ट 10 मंथ्स में आपकी इतनी फॉलोअर्स, अल्लाह ताला का शुक्र है माशाल्लाह। 200 फॉलोअर्स जिसमें 150 खीर वाले। अच्छा वकास, आपने कैसे स्टार्ट किया? थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में भी बताएं। मैं तो बेसिकली जब से मेरी ग्रेजुएशन हुई है मैं तो उसके बाद से कॉर्पोरेट
मजदूरी करता हूँ बाहर। तो मैं तो एक जॉब कर रहा था, वो जॉब बेसिकली एक यूएस बेस्ड फर्म में थी। तो मेरी टाइमिंग का मुझे थोड़ा सा बेनिफिट ये था कि वो नाइट शिफ्ट थी और सारी अपर मैनेजमेंट ना वो यूएसए में होती थी। आई वाज द मोस्ट सीनियर मैनेजर हियर। तो ऑफिस में मेरी चलती थी, ज़्यादा कोई मुझे कुछ बोल नहीं पाता था, तो मैं रात में ऑफिस में वीडियोस बना लेता था। मैंने वहाँ से वीडियोस बनाना स्टार्ट की और पहले मेरा कॉन्फिडेंस बहुत शैटर्ड था। मतलब पहले मैंने यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करने का सोचा था। मैंने एक बार चैनल बनाया, 2 व्लॉग्स डाले, फिर मैंने डिलीट कर दिया चैनल। फिर कुछ दिन बाद मुझे दोबारा थोड़ा सा हुआ, फिर मैंने 2-3 व्लॉग्स डाले, फिर मैंने चैनल डिलीट कर दिया। मैं बोला ऐसे तो मैं कर नहीं पाऊँ। फिर मैंने शॉर्ट वीडियोस पे आया और मैंने अपने पूरे ख़ानदान को, पूरे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के सब दोस्तों को पहले ब्लॉक किया, फिर वीडियो डालना स्टार्ट की। मैंने बोला किसी को पता ना चले वीडियो डाल। क्यों? क्योंकि मुझे था कि वो जज करेंगे, कुछ बैशिंग आएगी, वो बोलेंगे ये क्या काम कर रहे हो तुम इतने माचो बनने के बाद, ये तो वो दुपट्टा पहन रहे हो। तो वो फिर अच्छा, और इससे ना सॉरी टू कट यू ऑफ, इससे हमारी ऑडियंस को भी एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि आप किसी के दोस्त हैं तो ऐसे दोस्त बने कि वो आपको ये ना हो कि आपको ब्लॉक करके अपना कोई काम कर रहे हैं। ऐसे असल दोस्त ये नहीं होते मेरे ब्लॉक करके आप ऐसा काम करें, क्योंकि टांग तो वही खींचते हैं और ऐसा नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब जॉब छोड़ी थी और मैं पैनिक कर रहा था एंड आई वाज ट्राइंग कि कोई जॉब लग जाए। ठीक है। तो मेरा दोस्त एक है रजा, मैं शाउट आउट देना चाहूँगा, वो मेरे पास आया और उसने कहा कि यार मैंने 2020 में कुछ वीडियोस बनाई थी यूट्यूब पर। उसने कहा यार मैंने देखा है तेरे अंदर टैलेंट है, मैं 2 साल तक तुम्हारी वीडियो स्पॉन्सर करने के लिए तैयार। तो मैंने ऑब्वियसली वो आई नीड दीस काइंड ऑफ फ्रेंड्स, तो मैंने वो नहीं ऑफर मैंने ऑब्वियसली वो ऑफर कबूल नहीं की, क्योंकि मेरे अंदर इतना नहीं था कि मुझे ये चल जाएगा। तो लेकिन मुझे आज तक जब मैं सोचता हूँ ना, तो मुझे फील होता है कि हर इंसान के इर्द गिर्द 2-3 ऐसे दोस्त होने चाहिए जो और आपको ना फिल्टर करते रहना चाहिए दोस्तों को अपने। ऐसा नहीं है कि आपके बचपन के दोस्त हैं तो बेशक जितने मर्जी टॉक्सिक है वो आपकी ज़िंदगी में रहने ही रहने हैं। अगर आपको आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी ऐड नहीं कर रहे तो उनको फिल्टर करके टॉक्सिक दोस्त हों तो निकाल देने चाहिए। बिल्कुल निकाल। टॉक्सिक दोस्त होते ही क्यों हैं? अच्छा, मेरे ख्याल में दोस्त टॉक्सिक तब होते हैं, दे वांट टू सी यू ग्रो, लेकिन उनको ये इनसिक्योरिटी फील होने लग जाती है। अगर ये थोड़ा सा, मैं ऑब्वियसली एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले में, सीरियस बातों में, लेकिन उन्हें ये फील होना शुरू हो जाता है कि अगर ये थोड़ा सा हमसे वो दे वांट कि आप ग्रो करो, लेकिन उनको साथ ये भी फील हो रहा होता है कि यार इतना ग्रो करो कि इतना आगे ना चला जाए कि दोस्त अभी ऐसा भी होता है कि जो मेरे पुराने दोस्त हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मुझे ऐसे मैसेज करते हैं कि अब मैं सोच रहा था तुझे मैसेज करूं या ना करूं, तू बड़ा बंदा बन गया है। मुझे कहते, फिर मेरा दिल होता है ठीक है तुम ना ही करो, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप मुझे वैसे ही मैसेज करो कि यार मिलते हैं, चाय पीते हैं, और मैं हमेशा मिलूंगा आपको हमेशा। ऑल्सो विद टाइम भी तो देखें, कुछ दोस्त पहले नहीं होते बट देन असल उनका जो है वो रियलिटी की बाद में सामने आती है, तो ऑब्वियसली आपको उनको कट ऑफ करना बहुत जरूरी होता है। ये जिंदगी में बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, आप ग्रो नहीं कर पा रहे होते, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका सर्कल होता है ना, जो आपके सराउंडिंग के लोग होते हैं, आपको डिफाइन करते हैं, बहुत डिफाइन करते हैं, बहुत ज्यादा। अगर आपके बहुत लेजी अनएम्बिशियस से दोस्त हैं तो आप भी अनएम्बिशियस ही रहोगे, आप नहीं कर सकते। वो आपको नेगेटिव इतना कर देंगे कि आपको हर चीज में ना यही लगेगा कि यार ये चीज भी खराब है, ये चीज भी खराब है, ये मैं शुरू करूंगा यहाँ मैं फंस जाऊंगा, ये मैं शुरू करूंगा यहाँ मैं फंस जाऊंगा। आप रिस्क नहीं ले पाते। So choose your friends wisely. तो लेजी अनएम्बिशियस से याद आया, फिर मेरे से दोस्ती क्यों की? मेरा अच्छा ये बल्कि बताएं कि ये दोस्ती हुई कैसे आप दोनों की? ये दोस्ती ऐसे हुई कि अच्छा, मैं इस फील्ड में थोड़ा पुराना हूँ अली के मुकाबले। सही है। आई स्टार्टेड दिस इन 23 के जनवरी में। ठीक है। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था, अली ने स्टार्ट किया था 24 में। राइट। तो मैं थोड़ा सा फॉलोअर्स ग्रो कर चुका था। अली ने स्टार्ट किया, अली की एक वीडियो मेरे सामने आई, फनी वीडियो थी, वो फैसलाबाद वाली थी आई गेस, फनी थी ऐसे ही बोल लो। तो मैंने देखा, मैंने फॉलो किया, लाइक की, शायद कमेंट भी किया। फिर अली का मैसेज आया कि अली के उस वक्त कोई आई गेस 12-15 हज़ार फॉलोअर्स थे, मेरे कोई लाख से ऊपर थे। सही बेची तो खीर सही भेजी। अच्छा, मुझे मैंने एक दिन खोला तो मैं तो फॉलो कर रहा था वकास को, और मुझे किसी कंटेंट क्रिएटर ने भी 12,000 फॉलोअर्स थे, तो लोग पसंद कर रहे थे, लेकिन किसी कंटेंट क्रिएटर ने फॉलो नहीं किया था। आई वकास जी एम स्टार्टेड फॉलोइंग यू। मैंने कहा हो सकता है गलती से हो गया। मैंने जल्दी से मैसेज किया, मैंने कहा थैंक यू, क्योंकि मैं पक्का कर दोगे अनफॉलो नहीं करूंगा, अब तो अनफॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे भी
एक दो दफा मेरे साथ हुआ है, मैंने किसी को गलती से फॉलो कर लिया, उन्होंने थैंक यू का मैसेज किया, मैंने कहा अब अनफॉलो नहीं कर unfollow सकते। नहीं कर ये सकता। किसको किया था? मैं नहीं बताऊंगा। ये तो पूछ के रहेंगे हम। इतनी बेसिक डिसेंसी है मेरे अंदर। नहीं वो इतने मशहूर नहीं है। ओके तो ब्रेक में पूछता हूँ इनसे, ये बता नहीं रहे मुझे। इतने मशहूर नहीं क्योंकि आपने जब पूछा मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा। नहीं याद आ रहा? हाँ, लेकिन मैं अभी तक उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। देखें, हैट्स ऑफ टू यू जी। उन्होंने कहा मैं अपने प्रिंसिपल पे चलूंगा क्योंकि मैंने यही काम किया हुआ है ऑलरेडी, मुझे फॉलो करे, मैं फौरन लिखता हूँ थैंक यू ताकि अनफॉलो ना करे। ब्रेक पे पूछते हैं लेकिन कुछ और बातें भी करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइए, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। गूंजती गरजती बरसती छम वाटरफॉल। जब सर्दियां अरूज पे होती हैं दिसंबर और जनवरी में, यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद, और दो ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अली और वकास। अब दोनों में से अली कौन है वकास कौन है टास्क हम आप पे बहुत छोड़ते हैं, हमें समझ आना शुरू हो गया है जब हमने इनसे बात करना शुरू हुई है। अच्छा, कुछ वीडियोस जब वैसे तो बहुत ज़्यादा काम इनका बहुत लोग पसंद कर रहे होते हैं, हमेशा हम देख रहे होते हैं लोग एंटरटेन हो रहे होते हैं, स्पेशली हर कोई रिलेट कर रहा होता है। कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो कि आपको याद रह जाती हैं। मैं भूल गई हूँ कि वो वीडियो इन दोनों में से किसने बनाई है, तो वो जिसमें कह रही है कि वीडियो याद रह जाती है लेकिन मैं भूल गई हूँ। नहीं, ये भी होता है, ये ज्यादा होता है अक्सर। ये तो डेली होता है हमारे साथ, डेली होता है हमारे साथ। वो जिसमें मैं नाम नहीं लूंगी उन इन्फ्लुएंसर का, बट जिनका ब्रेकअप हुआ था, आप में से किसने वीडियो बनाई थी कि दुनिया के सारे मर्द अब उसी पे पिस रहे हैं क्योंकि फलाने ने फलाने को। वो नाम ले सकते हैं, वो लोकल है भी नहीं है। नहीं लेते, फिर भी नहीं लेते, लेकिन मैंने ही बनाई थी। तो ये देख रही थी कि किसने बनाई है। बहुत रिलेटिव, मर्दों के नीचे ऐसे ऐसे कमेंट्स थे ना। अच्छा हाँ, वो मुझे उस टाइप पे थोड़ा सा फील हुआ था कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया कि हम सो के उठे हैं फैसलाबाद में, हमें पता ही नहीं और पता चला हमारे स्टॉक्स और नीचे चले गए हुए। हमने क्या किया, पता चला वो किसी ने लंदन ने लिज पे चीट कर दिया। नहीं, उसका नाम लंदन था, जिसने लंदन में बैठ के लिज पे चीट कर दी। मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया? मैं तो एग्जाम हॉल पे भी नहीं बैठ पा रहा हूँ। चीट में खाकर। Is this all extempore content or you write? मैं राइट करता हूँ। अच्छा, लोग समझते हैं कि नहीं, मैं इतना फरी रही हूँ कि मैं
नहीं यू आर विटी, मतलब दिस इज लाइव शो और इसमें नजर आ रहा है हमें। थैंक यू। 2 जुगते आप यहाँ लगा चुके हैं। मैं बात करता हूँ कुछ का ये ज्यादा अच्छी बात है, पता नहीं चला। तो मेरी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है करने की, लिखने की, कि मैं लिखूं और उसको मैं थोड़ा सा टाइट करूं इस सेंस में कि अगर 1 मिनट 10 सेकंड की वीडियो है तो हमने शॉर्ट फॉर्म बनानी होती है। मैं कोशिश करता हूँ 40-45 सेकंड में उतने ही पंचेस को डिलीवर करूँ, तो वो चांसेस होते हैं वीडियो का अच्छा करने के। क्योंकि ऐसे स्क्रॉल होते हो आप, ऐसे स्क्रॉल होते हो आप। आपके जो पहले 2-3 सेकंड है वही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 सेकंड के अंदर आपने अटेंशन गेन करनी है, तो वो अभी तक मैं क्रैक नहीं कर पाया कि वो कैसे करते हैं, वो इतना मेरा अच्छा नहीं है। आपने क्रैक कर लिया इसको? फर्स्ट 3 सेकंड्स में अटेंशन ले लेना। हाँ, असल में मैंने ना मेरी जर्नी थोड़ी सी लंबी है। मैंने इसके मुझे तो सिर्फ अब ये कहना चाह रहे हो हम नाइव हैं, चले वही बताना चाह रहा हूँ कि मैंने एक्सपेरिमेंट्स बहुत किए हैं। मैंने मेरे कंटेंट शिफ्ट आया। मैं बीच में मतलब एक नॉर्मल बोलने वाला सिंपल कंटेंट, फिर उसमें स्किट्स मैंने अलग किए हैं, फिर मैंने 2-2 मिनट का भी करके, मतलब 1.5 मिनट का करके देखा, 30-30 सेकंड का करके देखा, फिर मैंने मीम टेम्पलेट्स भी करके देखे कि लाइक मीम टेम्पलेट आपने बना लिया और उसको अलग अलग सिचुएशंस में पोस्ट कर दिया। लेकिन जो खैर मेरा सबसे ज्यादा चला वो तो वही फूलों वाले कंबल वाली सीरीज। मेरे 2 साल में 1,40,000 फॉलोवर्स हुए थे पूरे 2 साल की जर्नी में, कुछ 600 वीडियोस डालने का। और उसके अगले 2 महीने में कुछ 40-50 वीडियोस से मेरे 3 लाख से ज्यादा हो गए। वो इतना फूलों वाला कंबल जो है ना वो लोग रिलेट कर रहे हैं। तो वैसे इतना मोटिवेटेड रहना, कंसिस्टेंट रहना, ये कितना मुश्किल होता है? बिकॉज हम देख रहे होते, लोग कहते हैं ओवरनाइट फेम मिल जाए। ये ओवरनाइट लग रहा होता है लोगों को, वो नाइट जो लोगों को लग रही होती है हाँ। उस नाइट के पीछे वो सालों की मेहनत होती है। कुछ ये ख्वाहिश भी रखते हैं कि बस हम स्टार्ट करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, ओवरनाइट फेम मिल जाएगा हमें। मैंने स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड फ्रॉम टिकटॉक, राइट। और मेरा टिकटॉक कुछ महीनों में चलना शुरू हुआ, 17,000 कोई एक फॉलोवर हुए, और उसका टिकटॉक ने मेरा अकाउंट बैन कर दिया फॉर सम रीजन। ओके। इंस्टाग्राम पे मेरे कोई 100, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे सबको ब्लॉक किया तो 0 फॉलोवर्स से आई स्टार्टेड। ओके। तो 100 फॉलोवर्स ही थे मेरा ख्याल जब टिकटॉक पे 17,000 हो गए थे, इंस्टा पे 100 थे। ठीक है। टिकटॉक बैन हो गया, मैं इंस्टा पे डालता रहा। इंस्टा पे सिर्फ 1000 फॉलोवर्स तक पहुंचने में मुझे शुरू में 6 महीने लग गए थे, क्योंकि मेरे ऐसा होता है ना कि आपके जानने वाले होते हैं तो थोड़ा बहुत कमेंट्स करके थोड़ा सा वीडियो पुश हो जाती है। मेरे तो जानने वाले ब्लॉक थे सारे, तो अननोन ही थे सारे। लेकिन इसी सॉरी टू इंटरप्ट, इसी ब्लॉक वाले सिचुएशन में कभी ऐसा हुआ किसी तक कंटेंट पहुंच गया और उसने पूछा हो? वो जब मैं वायरल होना स्टार्ट हुआ ना, जब मेरी वीडियोस चलना शुरू हुई, पूरी दुनिया में लोगों ने स्टोरीज लगाना शुरू की, तब लोगों की कॉल आना शुरू हो गई, ये तुम क्या करते हो, तुम्हारा अकाउंट मुझे मिल क्यों नहीं रहा? मैं बोला तुम ब्लॉक्ड हो। अच्छा, मतलब सीधे ही बता दिया। हाँ, मैं बता दिया। नाराजगियां आपने पाली हैं अभी तक जिंदगी में इस ब्लॉक वाली चीज के ऊपर? कितने लोग आपसे नाराज हुए? मुझसे नाराज हुए शुरू में, उनको अब पता है मैं फेमस हूँ, अब कोई नाराजगी शो नहीं करता। लेकिन अनब्लॉक किया या अभी तक ब्लॉक? अनब्लॉक फिर मैंने कर दिया। अनब्लॉक कर दिया, मैं अनब्लॉक कर दिया था। फिर उनके मैसेज आए, प्लीज मुझे फॉलो बैक भी कर लो। फिर मैंने एक्सेप्टेंस आ गई। नहीं किया। वैसे फिर भी इस वक्त कितने लोगों को ब्लॉक किया हुआ आपने? अभी मैंने कोई किया हुआ 100-150 को। आपने कितने को ब्लॉक किया हुआ? 10 से 12। हाँ, मैं नहीं ब्लॉक करता। Okay. मैं मेरी थिक स्किन है, मुझे आके जो मर्जी कहते रहो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। और अच्छा, मैं बस मुझसे सारे पूछते कि यार आपको कभी फील हुआ है नेगेटिव कमेंट्स का? मुझे वाकई नेगेटिव कमेंट्स से कभी फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव कमेंट्स आते हैं? नेगेटिव कमेंट्स आते हैं जब आप किसी इस तरह का टॉपिक डिस्कस करते हो, जिस तरह अभी रिसेंटली एक हुआ था, ये जो एक कंटेंट क्रिएटर की डेथ हुई है, मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, तो ऑब्वियसली उस पे व्यूज का बहुत ज्यादा क्लैश होता है, तो डिफरेंट व्यूज रखने वाले उस पे क्या व्यूज? बिकॉज हमने खुद इसके ऊपर बात भी की है, हमने इस पे प्रॉपर शो भी किया है, बिकॉज हम खुद बड़े एक तरह से ना हम डिस्टर्ब भी बहुत ज्यादा थे। एट द सेम टाइम डिस्टर्बेंस इस चीज के ऊपर भी थी कि एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन, हम क्या मेंटालिटी रख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरे ख्याल में ऐसी सिचुएशन में जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कंसर्निंग बात थी ना, वो ख़ास तौर पे व्हेन इट कम्स टू वुमेन, हम ये करते हैं कि हम गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहते हैं, हम टॉपिक्स शिफ्ट करते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग वो बात कर रहे होते हैं, जो रिलीजियस एस्पेक्ट ला रहे होते हैं, वो गलत होते हैं, लेकिन वो बात करने का वो मौका नहीं होता। आपका लिए फॉर एग्जांपल अगर किसी की डेथ हुई है, किसी को मर्डर किया गया, तो सबसे ज़्यादा मेजर सिन उस टाइम पे वो है, सिर्फ वो डिस्कस होना चाहिए। आप कह रहे हो कि किसी ने ये छोटी सी चीज़ किसी ने पर्दा नहीं किया,
तो ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन ये अपने कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब आप किसी ऑब्वियसली आप अदालत में जाके तो नहीं ना ये मर्डर कह सकता कि भाई मैंने इसलिए मर्डर किया है क्योंकि ये कंटेंट अनजस्टिफाइड नो मैटर व्हाट। तो मेरे लिए कंसर्निंग बात ये थी कि सारे ही उसको बहुत ज़्यादा कंडेम कर रहे थे, लेकिन वो कंडेम करने के बाद कहते थे लेकिन। तो मैंने पता नहीं किस मूवी में डायलॉग देखा था, शायद उसमें होता है कि जो आपकी असल बात होती है वो लेकिन के बाद स्टार्ट होती है। तो अगर आपने कंडेम करना हो ऐसी किसी सिचुएशन में तो लेकिन नहीं आता, एंड बट्स के बाद बगैर कीजिए। बिल्कुल, दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। और इसमें एक बात ये भी है कि कोई अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करे ना, दैट डज नॉट गिव यू एनी राइट कि आप जाके उसको जज करो या कुछ भी आप उसके साथ कर सको। उसका और अल्लाह का मामला है, आप तो उसका और अल्लाह का मामला, आपका अपना अल्लाह के साथ मामला है ना। आपको खुद नहीं पता कि आपके साथ क्या होने वाला है, आप दूसरों को जज करोगे। इट्स लाइक सिनर्स जजिंग सिनर्स फॉर सिनिंग, एंड दैट्स ट्रू एक्चुअली कि हम सब गुनाहगार हैं, हम और सब कहीं ना कहीं दूसरों को उनके गुनाहों पे जज कर रहे हैं, हमें अपना नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। अल्लाह सर हिदायत दे, हम यही दुआ कर सकते हैं। बहुत जरूरी है। अच्छा अली, किस तरह का कंटेंट आपको सोशल मीडिया पे अपील नहीं करता? आपको लगता है ये वाला कंटेंट नहीं होना चाहिए? बिकॉज पसंद तो हर किसी की होती है और लोग आप मतलब हम कह रहे होते हैं कि ये नहीं होना चाहिए बिकॉज आपकी कम्युनिटी के लोग ही हैं जो कि ऐसा कंटेंट बनाते हैं। अच्छा, मुझे ऑब्वियसली आप मुझसे नाम तो नहीं पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। तो ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी के ये सबसे ज़्यादा बुरा कंटेंट लगता है मुझे बाय फार, कि अगर आपको कोई कंटेंट क्रिएटर अच्छा नहीं लग रहा ना, आपकी वैल्यूज उससे मैच नहीं कर रही, तो आप उसके जवाब उसको टारगेट करते हुए कोई कंटेंट बनाते हो ना, तो मुझे लगता है कि मुझे वो कंटेंट अच्छा नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि आपने अगर अपनी बात करनी है ना, आप एक जनरल बात रखो कि यार इस तरह का कंटेंट बना, जिस तरह मैं एक जनरल बात रख रहा हूँ बगैर नाम बताए कि यार इस तरह का कंटेंट नहीं बनना चाहिए। तो आप बताओ कि यार ये इस तरह का कंटेंट है, आपको हर तरह का अपने दायरे में अपने व्यूज सही बात देने का है। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा, किसी की वैल्यूज अच्छी नहीं लग रही, किसी का तरीकाकार अच्छा नहीं लग रहा, आपको ऐसे कंटेंट बनता है और ये तरीका अच्छा नहीं है, हमारे कल्चर के खिलाफ है, हमारी वैल्यूज़ के खिलाफ है, ये एक तरीका है। आप उसकी वीडियो लगा के फिर उसकी तरफ आप हेट डाइवर्ट कर रहे होते हो, फिर और मैंने ऐसे देखे हैं कि आप उसके जवाब में इंतहाई बुरी ज़बान इस्तेमाल कर रहे होते हो, हेट इंसाइट कर रहे होते हो। मुझे लगता है कि बहुत अगर आप उस चीज़ को कंडेम कर रहे हो और आप कह रहे हो कि दैट इज़ अन इस्लामिक और आप उसको कंडेम करने के लिए गालियाँ निकाल रहे हो, तो वो कैसे इस्लामिक हो सकता है? तो वो मुझे बहुत तरीका क्रिटिसाइज करें बट तरीका जो है वो बहुत मैटर करता है। मैं खुद मेरा जो कंटेंट है वो क्रिटिसाइज करने वाला है लोगों की चीज़ों को, इवन लेकिन आई थिंक वो किसी स्पेसिफिक बंदे को आप क्रिटिसाइज कभी भी नहीं करते ना। वो कोई रवैया हो सकता है, कोई प्रोफेशन हो सकता है, कोई रोल ऐसा हो सकता है। एंड व्हाट्स योर फिलॉसफी अबाउट दिस? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर ना, आपके पास पाकिस्तान की ना हर तरीके की ऑडियंस होती है। आपको अब पाकिस्तान में सब अपने माँ बाप भी बच्चों को दे देते हैं मोबाइल फ़ोन, उस पर वो टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं। हम पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जब हम कंटेंट बना रहे होते हैं ना। अभी कंटेंट क्रिएटर्स का थोड़ा सा ये, एक तो लोगों के पास ये परसेप्शन है कि बस आपको अगर आज के दौर में पैसे कमाने हैं ना, तो यू नीड टू बी अ स्टार ऑन सोशल मीडिया, विच इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली। क्योंकि आपको ये दिखता है कि सोशल मीडिया पे कुछ टॉप 20 टॉप 30 लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, बट दैट इज़ फॉर द टॉप 30। वो क्या करें लोग, वो बेचारे एक शादी देख लेते हैं, उससे पैसे लुटाते हैं, लोगों को देख लेते हैं, वो फिर कहते हैं यही जिंदगी है। उनको ये चीज़ उनके अंदर पहले पैसा वाला था, फूलों वाला।